तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने नए चैप्टर की। कल मैंने आपको एथिक्स का एक ख़तरनाक सवाल दिया था और ऐसे सवाल आते रहेंगे और सवाल कुछ ऐसे भी आते रहेंगे कि पिछले स्टैंडर्ड सारे मिक्स होंगे उसके अंदर। तो मैं आपको बख्शने नहीं वाला इन अ सेंस कि हम जो टॉपिक कर रहे होंगे वो तो हो ही रहा होगा, जो पिछला हिसाब किताब होगा वो भी साथ साथ चलता रहेगा। चलिए जी, वालेकुम सलाम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सबसे डेडलीस्ट टॉपिक की। डेडलीस्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये हर एरिया में चिपक के आ जाता है, यानी रिस्क के साथ आ जाएगा। बोलेगा रिस्क जो तुमने ढूंढे बताओ उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, उस पर काम क्या करोगे। याद है तुम्हें जब मैं रिस्क सिखाता था तो मैं हल्का हल्का बताता था कि इसको मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, ताकि वो एक चुल बनी रहे कि इसको आगे जाके वेरीफाई कैसे करना है। तो अब वो वाकई समय आ चुका है, क्योंकि पूरा ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रोसीजर कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। देखो, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है ऑडिट, एक तुम्हारी रिस्क असेसमेंट और दूसरा जो तुमने रिस्क आइडेंटिफाई किए उस पर काम क्या करोगे, सबूत क्या इकट्ठा करोगे। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कोशिश करूंगा कि यहीं से ही कवर हो जाएं, ताकि हम ऑल टुगेदर सारे सब्सटैंडिव को सोचने का तरीका सलीका सीख के आ जाएं। तो हमने कुछ इस तरीके से लेके चलना है इसको। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आपने जब मेरे साथ ऑडिट की शुरुआत की थी, अच्छा आपका अटेंशन स्पैन बड़ा यहाँ पे 100% होना चाहिए। आई वुड वेलकम कि आप भी बोलें कि यार हम ये भी तो कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो रेदर देन कि आप रट्टा लगाएं, आप सोचना सीखें। खैर, आपने मेरे साथ सबसे पहले रिस्क असेसमेंट की थी, राइट। अच्छा जल्दी जल्दी तुम मुझे बताओगे, रिस्क असेसमेंट के अंदर आपने कहा था मैं एंटिटी को समझ रहा था, मैं एनवायरनमेंट को समझ रहा था, और मैं इंटरनल कंट्रोल को समझ रहा था, और मैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को भी देख रहा था, मैं रिलेटेड पार्टी के भी रिस्क को देख रहा था। ये सारी चीजें देख दाख के आपने एक जगह पे रिस्क इकट्ठा किए थे। आपको पता लग गया ये मसला हो सकता है। अब हम ये कह रहे हैं कि उस मसले पे जो तुमने आइडेंटिफाई किया है, अब उसको वेरीफाई कैसे करना है ताकि तुम्हें सबूत मिल जाए। तो अब हम सीखेंगे उस सबूत को इकट्ठा करना, उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी सब्सटेंशिएट करोगे कि क्या वाकई में सबूत मौजूद है या नहीं है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ इक़्तिदामात करने होंगे, कुछ काम करने होंगे, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स। इसलिए इसका नाम क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। चलें बड़ी मतलब फोकस होके आप याद करें, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेड रिसीवेबल से, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों आप भी पार्टिसिपेट करेंगे पूरे जुनून के साथ। मैं आ गया सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर, राइट। अच्छा, आपका ट्रेड रिसीवेबल, हम जब रिस्क असेसमेंट कर रहे थे, जरा मैं दुनिया से कनेक्ट करूं ना वापस पीछे, तो आपने देखा था आपके डेटर डेज इंक्रीज हो रहे थे। अच्छा, इसका मतलब यह था कि आपके डेटर डेज इंक्रीज होने का मतलब यह था कि कुछ रिसीवेबल फंसे हुए हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे। पहले बताओ यहां तक साथ हैं, ये आपका रिस्क एलिवेट हुआ था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये जो तुमने बात कही कि आपका रिसीवेबल रिकवर नहीं हो सकता, क्या ये तुमने मैनेजमेंट से पूछा या एनालाइज किया था, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके? ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है यार, डेटर डेज का फॉर्मूला था, आप रिसीवेबल को न्यूमरेटर में रखते थे, सेल्स को डिनोमिनेटर में। तो रिसीवेबल जितने पाइलअप होते जाएंगे उतना रेशियो बढ़ता जाएगा। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है। वो हमारा रिस्क एलिवेट हुआ था। अच्छा, अब रिस्क तो एलिवेट हुआ था भाईजान, अब हम आते हैं मेजर असर्शन के ऊपर, दावा। इससे कौन सी असर्शन हिट हो रही थी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इससे कौन सी असर्शन हिट हो रही थी? वैल्यूएशन। यानी मुझे ये रिस्क है, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, वेरी रॉन्ग। अब मैंने आपके दिमाग की ट्यूनिंग करनी है। बताऊं क्यों? क्योंकि वो बोलता है बताओ इस रिस्क से कौन सी असर्शन हिट हो रही है और उस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए काम क्या करोगे। तो अगर आपने असर्शन गलत पिक किया, आप काम भी गलत करोगे। मुझे यहां मुसीबत किसकी है? टू सम एक्सटेंट एग्जिस्टेंस एज वेल। कैसे? जब मेरे फेक रिसीवेबल्स जमा होते जाएंगे, हो सकता है वो मौजूद ना हो। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे दो रिस्क एलिवेट हुए। यानी ऑडिटर को मसला ये हो सकता है वो रिसीवेबल एग्जिस्ट ही ना करता हो, एग्रीड, या हो सकता है एग्जिस्ट तो करता हो, प्रॉपरली वैल्यूड
अच्छा, प्रॉपरली वैल्यूड का मतलब यह है कि इम्पेयरमेंट बुक होनी चाहिए और हुई नहीं है। तो पहले बताओ, पहला मकसद समझ आता है। अच्छा, हम कौन है? ऑडिटर। हमारी रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? वैल्यूएशन और अभी तक। चलो उसमें एक और चीज कर लेते हैं वैसे ही समझने के लिए। अगर एक रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुम्हारा राइट का भी तो मसला है कि तुम्हारा राइट ही नहीं है। तो तुम कैसे कह रहे हो मेरा रिसीवेबल है? भाई राइट तो तब होता है ना जब सामने वाला एक्नॉलेज करे कि मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। तो राइट की भी एक असर्शन होती है। खैर एनीवेज, हमने अभी कुल मिला के ये सीखा कि जब आप रिस्क असेसमेंट के अंदर डेटर डेज का इंक्रीज देख रहे थे तो आपको रिस्क था कि वो प्रॉपरली वैल्यूड ना हो, वो मौजूद ही ना हो, या आपका राइट ही ना हो। ये असर्शन समझ आती हैं? एक स्टेप नीचे आते हैं। नो रिकवरी प्रोसेस, कोई रिकवरी वाला बंदा नहीं है, तो आपको किस चीज का रिस्क है? ओनली वैल्यूएशन। यहां पे रीजन बताते हैं। अब देखो यहां पे इन्होंने कहा वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। देखो ये मुझे पता तो इंटरनल कंट्रोल का जायजा लेके लगा होगा, पर मुझे बैक ऑफ द माइंड पे पता होना चाहिए कि यहां पे इसको देख के ये नहीं पता लग रहा कि कोई और रिस्क है, हाँ सिवाय इसके कि वैल्यूएशन के, क्योंकि हो सकता है वो रिकवरेबल ना हो। ऐसा ही है। अच्छा, बैड डेट्स का क्यों नहीं है? तो बेटा बैड डेट्स का क्यों नहीं है, हम तो बड़ा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। बैड डेट्स के रिस्क से होता क्या? वैल्यूएशन हिट होती है। तो आप तो दावे को चैलेंज कर रहे हो ना। मैनेजमेंट कह रही है ये लो रिसीवेबल पकड़ो, ये प्रॉपरली वैल्यूड है। हम कह रहे हैं प्रॉपरली वैल्यूड नहीं हो सकते। ऐसे ही कह रहे हो किसी बेस पे। वो बेसिस क्या है? एक एक करके करते हैं। वो बेसिस है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। एंड वो क्या थी कि रिकवरी प्रोसेस ही नहीं है, कोई रिकवर करने वाला, कोई चेस करने वाला ही नहीं है। आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई सही है, सेल बुक भी सही हुई होगी, रिसीवेबल भी सही बुक हुआ होगा। अब उस रिसीवेबल को चेस करने वाला कोई नहीं है। तो जब रिसीवेबल को चेस करने वाला कोई नहीं है तो क्या रिस्क एलिवेट होता है? वैल्यूएशन का। तो आपको भी मुसीबत किसकी है? क्या अभी आप ये कह रहे हो कि मुझे रिसीवेबल मौजूद नहीं होंगे, इसका रिस्क है? होंगे, बट वो रिकवरेबल। आपको पंचायत किसकी है? वैल्यूएशन। क्लियर है? वो सारी चीजें कनेक्ट कर रहा हूं अभी लाके। मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि रिस्क से उठा के यहां पे लेके आऊंगा। आगे, एजिंग इज नॉट अपडेटेड टाइमली। सेल हो जाती है, एजिंग टाइमली अपडेट नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, देखो वापस से देखो, फिर से आप भूल गए ना इंटरनल कंट्रोल। देखो मैंने फिर क्या कहा था, एजिंग टाइमली अपडेट नहीं होती तो उसके कुछ इंपैक्ट्स थे। मैं इंपैक्ट्स बताता हूं पहले। आप ये कहते थे मैं एक बंदे को उसकी औकात से ज्यादा बेच दूंगा क्योंकि एजिंग अपडेटेड ही नहीं है। जब वापस से क्रेडिट लिमिट उसकी चेक हो रही होगी तो वो तो ब्रीच हो जाएगी क्योंकि उसके रिसीवेबल्स आपने पूरे बुक ही नहीं किए हुए। अगर बुक किए हुए होते तो आपको इमीडिएटली पता लग जाता कि इसको और उधार पे माल नहीं देना। तो इसका मतलब यह है कि अगेन यहां पे क्या हिट हो रही है? वैल्यूएशन हिट हो रही है। ऐसा है? चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सेल इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर। अच्छा, अब फजान सोच के बताना, ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो। ये मुझे पता लगा जब मैं इंटरनल कंट्रोल का जायजा ले रहा था। तो अब सही है, ये इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है, ये भी मैंने बता दिया। इससे रिस्क कौन सा एलिवेट होता है? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। हाँ, अकरेंस। भाई ये भाई कह रहे हैं अकरेंस। हाँ, एक बच्चे ने कहा कंप्लीटनेस बहुत गलत। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए थी और हुई भी है। तो यानी हम ये कह रहे हैं सेल्स की अकरेंस का और उसके साथ साथ उसके रिसीवेबल की रिस्क है। नहीं आ रही बात समझ? देखो जैसी सिचुएशन होगी, मैं तभी तो कहता हूं, वो बोलता है वो फेल क्यों होता है ऑडिट में बच्चा, उसको पता ही नहीं है लिखना क्या है। मैं तो तुम्हें पूरा कनेक्ट कर दिया यहां से कि भाई वहां जो सीखा था यहां कनेक्ट कर रहा हूं, अब इसको वेरीफाई करना सिखाऊंगा। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको पूरा ऑडिट भी रिवाइज कराऊंगा, प्रैक्टिस भी और होगी। अभी तो मैंने अपने जो जितने भी टीएज हैं उनको एक काम पे लगाया हुआ है। पिछले 3 बैचेस के जो 80 प्रैक्टिस सेशंस हैं वो लाइन से जॉट डाउन करवा रहे हैं पीडीएफ्स के साथ। वो तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही दूंगा कि वो तुम 80 सेशंस खुद प्रैक्टिस करोगे।
उसके अलावा 30 मैं कराऊंगा, यानी आखिरी महीने में 30 दिन और 30 सेशंस, और उसमें हो सकता है एक दिन में 2 सवालात हों, तो वो अलग गेम है। 80 तुम पे ऑलरेडी ड्यू है, वो जो तुम लोगों ने खुद करना है, मतलब वो तो वही आउट ऑफ द बॉक्स वाले सवाल आते हैं जो पेपर में आज तक टेस्ट नहीं हुए, तो वो तुम्हें और परफेक्शन बनाएंगे। और दूसरी चीज़, जब मैं कराऊंगा तो वो और उसके भी इन्हांस सवाल होंगे। सही है, चलें वो अपनी जगह। अच्छा पहले बताओ, ये बात समझ आती है, जब आप ना सेल्स साइकिल का जायजा ले रहे थे, आपको पता लगा कि यार मैं ऑल टुगेदर वेरिफिकेशन कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि यार एक बंदा सेल्स ऑर्डर को देख के सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि तो जीडीएन के बेस पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये है कि एक तो वो अकर नहीं हुई, अकर नहीं हुई तो फिर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है रिसीवेबल? तो क्या आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल ओवर स्टेटेड होगा? क्या वो एग्जिस्ट करता है? क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है राइट की असर्शन भी हिट हो रही है। राइट नहीं है? राइट कब होगा? जब वो एक्नॉलेज करेगा कि भाई जीडीएन पे साइन होगा उसका, तो राइट आता है, अदरवाइज राइट नहीं आता। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर कंप्लीटनेस का भी कोई बताया ना था एक चीज़, हमने वैसे ही देखा, इनका कोई प्रोसेस नहीं है कि इनवॉइसेस को जीएल से रिकॉन बनाए, इनवॉइसेस को जीएल से रिकॉन बनाए। अब क्या मसला है? कंप्लीटनेस का क्यों मसला है? क्योंकि भाई कोई मैकेनिज्म नहीं है ये मेक श्योर करने का सारी की सारी सेल रिकॉर्ड हो गई, तो सारी की सारी सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो रिसीवेबल भी नहीं हुए, तो क्या कंप्लीटनेस का इशू आ गया? पक्की बात है। पहले बताओ, एक रिकॉल होती है चीज कि किस तरीके से हमने कंट्रोल्स में सीखा था और उसकी असर्शंस कौन कौन सी हिट हो रही थी, ये तो तुम्हें बेसिक आइडिया दे दिया। अब हम लेके चलते हैं इसको ऑल टुगेदर, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम गिनती कर लेते हैं असर्शंस की। मैंने कहा सर, आप किसी भी ऑडिट पे जाएंगे ना, आपका सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए कि उसकी कंप्लीटनेस पे काम करो, कि जो तुम चीज ऑडिट कर रहे हो, जो चीज तुम्हें एफएस में दिख रही है वो कंप्लीट है या नहीं है। दूसरा, हाँ भाई, चौथा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर तुम्हारे डिस्क्लोजर वेरीफाई करने की भी जिम्मेदारी होती है, और अगर डिस्क्लोजर गलत है तो भी मिसस्टेटमेंट है। पक्की बात है, वो हमने सीखा हुआ है। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी है ये सारे दावों को चैलेंज करना, चेक करना कि क्या ये वाकई में है या नहीं। अच्छा पहले बताओ, जो रिस्क एलिवेटेड थे वो समझ आ गए कि एक जगह से रिस्क निकल के यहाँ पे जमा हुए थे, ऐसा ही है। अब हम करेंगे इनको वेरीफाई, पर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए असर्शंस। सबसे पहले कौन सी है? कंप्लीटनेस। अगर आज आपको मैं उठा के 5वां लिखा हुआ है जानी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अच्छा अब मैं आज आपको उठा के किसी ऐसे क्लाइंट पे ऑडिट करने भेजूं जिसको मैं आपको कहूँ आप रिसीवेबल्स देखें, क्या देखें? रिसीवेबल्स देखें, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले मैं रिसीवेबल की कंप्लीटनेस पे काम करूंगा। एग्रीड? चलें हम आ गए इधर। अब बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें चलती कैसे हैं। अच्छा, मैंने आपको किस चीज के ऑडिट पे भेजा, जल्दी बताओ? रिसीवेबल के। यहां पे आप देखें रिसीवेबल का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है जानी? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये जो रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 8424,588, क्या ये किसी एक बंदे का बैलेंस होगा या मल्टीपल कस्टमर्स? मल्टीपल कस्टमर्स का। तो मैं आपको सोचने का सलीका देता हूं। आप सबसे पहले जानिए, आज बिल्कुल अटेंशन स्पैन ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है, ये एक नहीं एक से ज्यादा लोगों का रिसीवेबल है। अच्छा, बीइंग द फर्स्ट टाइम ऑडिटर यू डोंट नो कि इसके अंदर कौन कौन से बैलेंस आ रहे हैं। आप सबसे पहले क्लाइंट के पास जाएंगे, ये प्रोसीजर है अभी जो सीख रहे हैं। क्लाइंट के पास जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे लिस्ट ऑफ डेटा दे दो। क्या दे दो? तो अंग्रेजी क्या बनेगी? वी विल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डेटर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड चेक करूंगा
मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आप उसको टोटल करोगे कि जो उसने एक बंदे का बैलेंस बताया हुआ है और उस टोटल को मैच करोगे कहां से, एफएस से या जीएल से। देखो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। अच्छा, ये पहला काम मैंने किया है कंप्लीटनेस के ऊपर। अच्छा सर, कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई कर रहा है? भाई मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास मेरे रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर अगर 50 डेटर हैं, उसी 50 के डेटर का बैलेंस जीएल में होना चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखो आपका पहला मकसद ये है कि आप अगर काम करने लगे हो तो ये मेक श्योर करो कि सारे के सारे रिसीवेबल कहां पे आके क्लब हुए हो, फाइनेंशियल्स में। आप ओपिनियन किस पे दे रहे हो? तो फाइनेंशियल्स में क्या सारे के सारे रिसीवेबल आ जाने चाहिए। वन वे टू डू दिस इज व्हाट, आप एक काम करें, क्लाइंट के पास जाएं, आप उसको बोलें भाई खुदा के वास्ते मुझे लिस्ट ऑफ डेटर दे दो। उसने बोला क्यों चाहिए? उसने बोला मैं ये देखना है कि आपके कौन कौन से डेटर्स हैं और किससे क्या क्या रिसीवेबल है। क्या मैंने वैल्यूएशन की बात की या मैं कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं? कंप्लीटनेस की। मेरे को तो ये भी नहीं पता ये वाकई जेन्युइन है या नहीं है, उस पर काम करेंगे। पहले उसको एक जगह तो ले आओ, पहले ये बोल लो यही है ना, अब इस पे काम करना है। पहले हम क्या देख रहे हैं, यही है, इस पे काम करना, तो पहले यही है, पहले कंप्लीटनेस इंश्योर कर लो कि जो डेटर्स थे वो सारे के सारे एफएस में आए, फिर उसकी जेन्युइननेस पे काम करना सिखाता हूं। तो पहले एक जगह कर रहे हैं उसको, क्लियर है? अच्छा, पहली चीज हमने सबसे पहले क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट को क्या बोला, लिस्ट ऑफ डेटर्स दे दो, और लिस्ट ऑफ डेटर की मैथमेटिकल, और उसको कहां से ट्रेस किया, जीएल से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ डेटर, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस टोटल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही किया हमने। चलें जी, अब एक स्टेप आगे। आपका सवाल ये होना चाहिए सर ये लिस्ट भी तो गलत हो सकती है। क्लासिफिकेशन क्या, इसका बैलेंस उसमें, इसका बैलेंस इसमें, डज इट अफेक्ट, एक मिनट, डज इट अफेक्ट योर रिसीवेबल बैलेंस? थिंक द वे आई एम थिंकिंग, थिंक द वे आई एम थिंकिंग। इसका बैलेंस इसमें, इसका बैलेंस इसमें डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? उसको वेरीफाई करना सिखाया। अभी किसकी बात कर रहा हूं, नीचे 100 रुपए आ रहे हैं, ऊपर 100 रुपए आने चाहिए, बस। एग्जिस्टेंस की बात की, जेन्युइन है, वैल्यूएशन सही है, इसकी बात की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बोल रहा हूं 100 कस्टमर हैं, 100 के 100 का बैलेंस ऊपर आना चाहिए। अब वो सही है या नहीं है वो भी देखेंगे। पहले किस पे काम कर रहे हैं, कंप्लीटनेस पे। इधर उधर हिलना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वैसे सोचना है। हम किस पे काम कर रहे हैं, कंप्लीटनेस पे, ताकि आपका थिंकिंग पैटर्न वैसा बने। तारे जमीन पे ईशान नन किशन अवस्थी नहीं बनना, वो अपनी टेंजेंट पे चल रहे हो तो घूम रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, किस पे काम कर रहे हैं, कंप्लीटनेस पे। तो बात भी किसकी होगी, कंप्लीटनेस की। दैट्स इट। चलें, ओके। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं, यानी बिल्कुल बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं इधर तो इधर, जो पूछना है मुझसे पूछोगे इधर प्लीज, क्योंकि मैं कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम लोगों के लिए वापस से बैठ के तैयारी की है, मैंने दुनिया जहां के सिनेरियोज एक जगह किए, मैं बातें करता हुआ नहीं देखूं किसी को आज। इधर प्लीज, मैंने ये कहा कि भाई अभी तो हमारा हिसाब किताब ये चल रहा है कि हम ये देख लें कि जितने डेटर्स इस कंपनी के हैं कोई मिस ना हुआ हो। सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ डेटर लिया, उसकी मैथमेटिकल। अच्छा, बाज़ औक़ात तुम वाकई देखोगे उसमें प्लस माइनस में मसला हुआ होता है, आखिर के 2 प्लस ही नहीं किए हुए होते, एक ऊपर से मिक्स होता है। तो कहने का मतलब है जो एक्सेल पे फॉर्मूला लगता है वो एक आध उठाना रह जाता है। तो आप बोलते हो भाई ये तो सही कर, तेरा एफएस में बैलेंस कंप्लीट ही नहीं है, तो हो गया ना कंप्लीटनेस पे काम। पर ये वाला बेसिक है, हम उलट आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई ये भी तो हो सकता है कि ये जो लिस्ट है ये भी इनकम्प्लीट हो। हम कह रहे हैं कि हमने पहले इसको बेंचमार्क बना के वहां गए, अब हम ये देख लेते हैं ना, हो सकता है इसमें कुछ मिस हो। उसके लिए एक और प्रोसीजर है कि आप इस प्रोवाइडेड लिस्ट को लास्ट ईयर की प्रोवाइडेड लिस्ट से कंपेयर करें। इस प्रोवाइडेड लिस्ट को, और ये देखो कि ऐसा कोई कस्टमर जो यूजुअल रिसीवेबल्स में होता है वो कहां गया। नहीं आई बात समझ, सोचने का सलीका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई कस्टमर जो यूजुअल डेटर्स में होता है और वो है नहीं, तो भाई वो कहां गया, उसकी जस्टिफिकेशन दे दो। काम ही इसी पे कर रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन जब मैं मांगूंगा तो सामने वाला यही कहेगा ना, यार ये मिस हो गया था या इसको सेल ही नहीं हुई। तो फिर हम सस्पिशियस होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है सेल नहीं हुई।
तो जो सेल्स कर रहा होगा बंदा, हम उसको बोलेंगे यार देखियो इसका कोई परचेज ऑर्डर वगैरह तो नहीं आया था क्या, तो चलो सही हो सकता है सेल हुई हो, उसने पैसे दे दिए हो, कोई रिसीवेबल बैलेंस ना हो, जो भी हो सकता है। पर हम क्या कह रहे हैं, हम कंप्लीटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और इससे वाकई में आपको रिसीवेबल निकल के आते हैं कि यार एक रह जाता है, मिस हो जाता है, किसी और में बैलेंस ट्रांसलेट हो जाता है, तो वहीं से पकड़ा जाता है। भाई आप कर रहे हो ना ये काम कंप्लीटनेस के ऊपर, ये तो कर रहे हैं। तो अब हमने कहा कि जब मैं दूसरा बैलेंस कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, भाई पहले तो मैंने कंप्लीटनेस इंश्योर की, लिस्ट में 5 आ रहे हैं, एफएस में भी 5 आने चाहिए, पर मैं कह रहा हूं लिस्ट में 6 होने चाहिए, तो एफएस में 5 आ रहे हैं, ये तो मसला है। अब मैं किसकी कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं, लिस्ट की। मेरा एक अच्छा बेसिक प्रोसीजर है, मैं बोलूंगा लास्ट ईयर की लिस्ट ऑफ डेटर लो, इसको कंपेयर करो एंड इंस्पेक्ट फॉर द यूजुअल डेटर्स। क्या लिखेंगे, इंस्पेक्ट फॉर द यूजुअल डेटर्स। अच्छा, इंस्पेक्ट फॉर द यूजुअल डेटर का मतलब है जो यूजुअली होने चाहिए क्या वो मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, एक कंपनी का यूजुअल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, क्या वो रिसीवेबल में दिखना चाहिए? तो अगर नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, या तो मिस हुआ है या तो उसने पैसे दे दिए हैं। पर क्या हमारा प्रोसीजर गलत है या हमारा जो राय अमल है वो सही है? हमारा राय अमल सही है, हम तो काम सही कर रहे हैं ना। हमें वो काम करने हैं जो कि ये मेक श्योर करे कि लिस्ट की कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। अब उसके बाद वो कस्टमर डिटेक्ट होता है नहीं होता, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपको सबूत मिला या नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला तो स्कोप लिमिटेशन नहीं। अबे ऐसे कैसे स्कोप लिमिटेशन भाई, अगर वो बोल रहा है कि कस्टमर है ही नहीं, खत्म हो गई बात, कस्टमर ने एग्जिट कर लिया, खत्म हो गई बात। हम बोलेंगे देख लेंगे क्या सेल हुई है इस साल, उसको पूरी नहीं हुई है, खत्म। तो स्कोप लिमिटेशन, या स्कोप लिमिटेशन तब हो जब वो एक चीज तुम्हें पता लगे वो बता नहीं पाए, उसका सबूत नहीं है, तो वो क्या है, स्कोप लिमिटेशन है। बात क्लियर है? चलें, 2 बातें हो गई। कोई आपसे पूछे कंप्लीटनेस पे आपने अब तक कितने प्रोसीजर किए? 2। तो अंग्रेजी में बोलेंगे, देख के नहीं, देख के नहीं, ये देख के तो कोई बोलेगा वी विल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डेटर्स, check mathematical accuracy and trace total to financial statements. We will obtain list of data of the previous year and compare it with the current year and assess whether there are usual, अब unusual नहीं, there are usual data that has been missed or not. Unusual भंगी मतलब, unusual का मतलब है कि तुम देख रहे हो ये होना नहीं चाहिए। देखो अल्फाजों का जो चुनाव है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी सी गलती की 1 नंबर नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि तुम वाकई में वेरिफिकेशन कर रहे हो। तुम अगर लिख दो कि मैं अनयूजुअल देख रहा हूं, अबे अनयूजुअल का मतलब है तुम ये देखना चाह रहे हो कि जो होना नहीं चाहिए वो भी है। हम तो उलट देख रहे हैं, जो होना चाहिए वो है या नहीं है। फर्क समझ आ रहा है? तो ये असेसमेंट का मसला है। अच्छा जी, ओके, ये आ गया। मेरे प्रोसीजर्स रेलेवेंट सिनेरियो के होते हैं बट सोल्यूशन से टोटली मैच नहीं होते, तो क्या ऐसा ठीक है? तो जानी अभी हम तो शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरू कर रहे हैं। अगर उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लें। अच्छा, वेरी गुड। फातिमा का क्या जवाब आया जो मैंने बात ही नहीं की। फातिमा कह रही हैं हम उससे एक्सटर्नल, 1 मिनट मैं पहले बोलूंगा, पहले सुनना है। मैं उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लूं, बहन मैं ये पहले देख रहा हूं, पहले लोग तो आ जाएं जिसको भेजूंगा। ये बोल रही है उससे कंफर्मेशन ले लूं, अबे वो मुझे पता ही नहीं है या नहीं है, पहले उसको लाओ तो सही, कंप्लीट तो करो उसको। भाई मैं इन सबको भेजूंगा कंफर्मेशन, पर पहले ये तो देख लो कि 50 से 50 को भेजनी है, 70 से 70 को भेजनी है, पहले तो ये मेक श्योर करो। तभी तो बोल रहा हूं सबको पहले एक अम्ब्रेला में लेके आओ, फिर उस पर काम करना शुरू करना। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीटनेस। आप बोल रहे हैं कंफर्मेशन भेजो, भाई कंफर्मेशन तो तब भेजूंगा ना जब बंदा इस लिस्ट के अंदर हो। हम क्या कर रहे हैं? यही मेक श्योर कर रहे हैं कि बंदा लिस्ट में है या नहीं है, उस पे सारे ये जो भी इक़्तिदामात है वो चल रहे हैं। एक बच्चा ना पेपर में लिख के आता है वी विल सर्कुलेट कंफर्मेशन। अच्छा, एग्जामिनर कहता है भेजेगा किसको? पहले बंदे तो देख ले कौन है। तो सीक्वेंस मैटर्स। आपने पहले किस पे काम किया? कंप्लीटनेस के ऊपर। तो हम भी किस पे काम कर रहे हैं? कंप्लीटनेस के ऊपर। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी सारे बच्चे जल्दी से। तो ये कंट्रोल अकाउंट ही है, ये सब लेजर्स हैं। इसको किससे मैच कर रहा हूं? कंट्रोल अकाउंट के टोटल बैलेंस है, ये वही तो हुआ हुआ है। चलें ओके, तो ये वही हुआ हुआ भाई, वही लिखा हुआ है, ये सब लेजर्स ही है। ये
1 2 3 4 सबके अलग अलग हिसाब किताब हुए हुए ना, दीज आर द सब लेजर्स एंड दीज हैव बीन मैच विद द कंट्रोल अकाउंट, द टोटल वन, वही किया हमने। चलें ओके, यहां तक साथ में कितने प्रोसीजर हो गए। और मैं आपको ये बता दूं, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं इसमें वाकई पागल हूं, मतलब मेरे जुनून से हद से ज़्यादा मोहब्बत है मुझे सब्जेक्ट से। सुनो, जब मैंने ये करा दिए ना, मैंने प्रोसीजर तो करा दिए, इतने मुश्किल सवाल दूंगा कि तुम्हारी सोच है, मतलब तुम सिचुएशन में पागल हो जाओगे कौन सा प्रोसीजर लगाना है, और इस पर मजबूर करूंगा कि तुम रेलेवेंट लगाओ, और फिर ऐसे सवाल बनाऊंगा कि ये रिस्क थे, ये प्रोसीजर है, बताओ रेलेवेंट है या नहीं है। एक बच्चा याद करके चला जाए, मैं बोलूंगा प्रोसीजर मैंने लिख के दे दी है, अब बता इस रिस्क को देखने के लिए रेलेवेंट है, तो फिर वो कहानी उलट शुरू हो जाएगी। उस पर भी आते हैं। पहले आप ना अपने दिमाग को सही कर लें कि प्रोसीजर होते क्या हैं। पहले बताओ, कंप्लीटनेस की बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है, चले ओके। दूसरा रिपीट कर लेते हैं भाई, हमने कहा था कि हम करंट ईयर के लिस्ट, तभी मैं कह रहा हूं इधर उधर आप जाएंगे मसला आपका है, करंट ईयर के लिस्ट ऑफ डेटर्स को पिछले साल के लिस्ट ऑफ डेटर्स से मैच करेंगे और देखेंगे जो यूजुअल चौरंगियां लिस्ट में होनी चाहिए क्या वो है या नहीं है। क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक XYZ नाम का कस्टमर है, वो पिछले साल आ रहा था, इस साल नहीं आ रहा। हम पूछेंगे भाई, इंक्वायरी करेंगे क्यों नहीं आ रहा, यूजुअली तो आता है, उसके बैलेंसेस भी होते हैं, तो फिर वो जवाब देगा सामने से कि भाई इसकी सेल ही नहीं हुई, एग्जिट कर गया है। तो हम बोलेंगे एग्जिट कर गया तो सेल रजिस्टर दिखा दो, उसमें हम देख लेंगे पूरे साल कोई सेल हुई, हमें समझ आ जाएगी बात। तो क्या हम काम गलत कर रहे हैं या हम काम डायरेक्शनल कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल टेस्टिंग। जहां पहुंचना है वो काम करो। एग्रीड है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब एक ऐसे सवाल पास पेपर में भी आया था, बिल्कुल आएगा, उससे भी ऊपर के आएंगे। चलें, वी विल आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड एड ऑल द डेटर बैलेंसेस एंड मैच। एड ऑल द डेटर बैलेंसेस की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या लिखेंगे? ओके, एंड मैच इट विद द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एंड ट्रेस इट टू द जनरल लेजर। कंपेयर इट विद द लिस्ट ऑफ डेटर्स ऑफ द प्रायर ईयर टू इंस्पेक्ट मिसिंग यूजुअल डेटर्स। हाँ, ये सही है। तो कितने, अच्छा ये एक साथ नहीं लिख देना 80 पैराग्राफ में, ये दो प्रोसीजर हैं, वरना बिला वजह 1 मार्क्स लेके आओगे। 2 लिखो ना, कितने नंबर मिलेंगे? 2। एक चाहिए तो फिर 1 लिखना। मैंने क्या बोला कि वेदर यूजुअल डेटर्स आर अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स और नॉट, तो मैंने भी तो यही बोला था। सही है, बस ये इतना सही है। मैच ओपनिंग बैलेंसेस विद द लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंस्पेक्ट। अच्छा, वेरी गुड भाईजान, प्रोसीजर को सलाम है, ये सुने। अच्छा, मैं जलील इसमें बहुत करूंगा, इसमें आपने ऑफेंड नहीं होना, सही है, क्योंकि वो आप खुद पेश कर रहे हैं ना, इसलिए सुने। अच्छा, सवाल सुने। मैच ओपनिंग बैलेंसेस विद द लास्ट ईयर ऑडिटेड एफएस। भाईजान, अगर ये पता, अदीन नाम बंदे का होता है बंदी का होता है? अदीन, अदीन लड़की है? नहीं, मैं वैसे नॉर्मल न्यूट्रल। इधर मैं कह रहा हूं अगर आप ओपनिंग टोटल को लास्ट ईयर के ओपनिंग टोटल से कंपेयर करेंगे, लड़की है। अच्छा ओके सिस्टर, आप देखें प्लीज, आप मेरी बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा प्लीज, वो कह रहा है कि सर नाइंसाफी है इधर, तो भाई मतलब भाई और बहन से सलूक तो अलग होता है ना इधर। चलें सुने प्लीज सुनिएगा, मैं बड़े मतलब निम्रता से आपसे कह रहा हूँ, बड़े प्यार से। अगर आप ये कह रहे हैं, प्लीज सुने, अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस को लास्ट ईयर के एफएस से कंपेयर करेंगे, टोटल पे आपको नई चौरंगी कहाँ दिखेगी? अबे टोटल बैलेंस कंपेयर कर रहे हो, ये नहीं लिखना प्लीज। सही है सिस्टर, प्लीज नहीं लिखना आपने ऐसा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप वो कह रही हैं कि मैं देखो ये मुझे पता है, ये किसी किताबों में लिखे हुए हैं, किसी किताबों में लिखे हुए हैं, आई कैन नॉट नेम इट, बट एग्जैक्टली मैं आपको कह रहा हूँ गलत है यार। आप मुझे बताओ, आप नया डाटा कैसे निकाल सकते हो टोटल को टोटल से कंपेयर करके? आपको नाम चाहिए ना, कि यूजुअल डेटर्स जो हैं वो नाम से पता लगेंगे। तो इस वाली लिस्ट को करंट वाली लिस्ट से कंपेयर करूंगा, ये प्रोसीजर कहीं और भी किया था, फिर होशियारी, गलत बात नहीं। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यानी तुम बताओ आज ये लिस्ट वाली कहानी किसी और जगह भी सिखाई है मैंने। 1 मिनट, बोलो यार जल्दी, क्या मर गए हो क्या?
रिलेटेड पार्टी में, याद है रिलेटेड पार्टी की कंप्लीटनेस। तो लोग ये याद ही नहीं रखते, रट्टा लगाया हुआ। भाई सोचो ना कि कर क्या सकते हैं, कैसे, यही प्रोसीजर वहां पे भी चला था। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग करंट ईयर लिस्ट टू द प्रायर ईयर। अब वो आरपी में भी लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है, तो पेबल में भी लग सकता है। तो आप सोचो ना, सोचने का सलीका दे रहा हूं, बस ये कह रहा हूं, क्लियर है। रेदर देन मैं रट्टा लगाऊं, एक एक याद करूं, दिमाग ही ना चले, आप बोलो यार मैं कंप्लीटनेस के लिए क्या क्या कर सकता हूं। सही, आपको 3 4 5 बार उसको मतलब एक बार रिकॉल करना होगा, वो याद हो जाएगा, क्लैरिटी है, पक्की बात है। तो यही चीज हमने आरपी में भी की थी। याद है मैंने कहा था कि भाई आप लास्ट ईयर की लिस्ट प्रोवाइड करो, बताओ कि जो आरपीज थी वो कहाँ गई, ताकि सारी आरपीज आइडेंटिफाई हो जाएं। तो ये भी तो यही कर रहे हैं कि सारे रिसीवेबल आइडेंटिफाई हो जाएं, जो कि होने चाहिए। ये किया हमने, क्लैरिटी है। चलें ओके, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक क्लैरिटी है, जल्दी से जानी, जल्दी से सारे बच्चे। अभी तक तो बाकी काम ही नहीं शुरू किया, कंप्लीटनेस पे मरे हुए हैं अभी। चलो तीसरा केस, एक और चीज सिखाता हूं, ये एडिशनल, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये भाई की इजाद है, क्योंकि मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स पे करवाता हूँ ये, जहाँ पे हाई टेक सिस्टम्स होते हैं। तो तुम लोगों के लिए तुम्हें एडिशनल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह इसके। सुनो, अगर वो कंप्लीटनेस पे बात करता है, आपको मैंने सिखाया था कि जब नया कस्टमर आता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट सेट होती है सिस्टम के अंदर, ऐसा ही है। ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ होती है नहीं होती है, जल्दी बताओ। नया कस्टमर आता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट चेक नहीं होती, सेट होती है, चेक नहीं, सेट, चेक होती है सेटिंग के बाद, चेक होती है सेटिंग के बाद, सही है, ये बात याद रखना प्लीज इधर। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूं कि हम क्रेडिट लिमिट के सेट होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर तुमसे वैसे ये पूछूं कि सिंपल, मैं क्लाइंट के पास जाऊं, मैं लिस्ट मांग लूं, लॉग मांग लूं न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड ड्यूरिंग द ईयर का, नहीं आई बात समझ? देखो, मैं लॉग मांग लूं न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड, क्योंकि वो भी तो क्रेडिट लिमिट मतलब उधार वाले कस्टमर्स है ना। देयर इज अ लाइक्लीहुड कि नया कस्टमर मिस हो गया हो, देयर इज अ लाइक्लीहुड के भाई मैं इस टेंजेंट पे तो चल ही नहीं सकता कि मैं बोलूं क्लाइंट ने सही किया होगा। इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी अच्छे हों, आपने प्रोसीजर तो करना है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में फेलियर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो हम सब्सटेंटिव करते हैं, वो आपको सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि भाई हाँ सही है यार, वो कंट्रोल्स हैं, बट आपने तो करना है काम अपना। चलें आगे सुने, ह्यूमन एरर हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है, कंट्रोल फेलियर, ओवरराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, मैंने ये किया, मैंने सिंपल जाके एक बोला प्रोसीजर करने हैं रिस्क असेसमेंट, बट वेरी होगी, क्या कह रहा है भाई, चलो खैर जो भी है। इधर मैंने ये कहा, सबसे पहले आपने क्लाइंट के पास गए, आपने बोला लॉग ऑफ न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड दे दो, ऑब्टेन लॉग ऑफ न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ट्रेस दैट लॉग with the customers appearing in the list of debtors। क्या तमीज वाला प्रोसीजर है? इससे क्या वेरीफाई करना चाह रहे हो? कंप्लीटनेस। ये मेक श्योर कर रहे हो कि जो लॉग जिसका मिला है, यानी सिस्टम जनरेटेड लॉग होता है ना, हाँ या नहीं सर? सिस्टम जनरेटेड लॉग होता है, सिस्टम के अंदर अगर मेरे 50 न्यू कस्टमर आए हैं तो हो सकता है कि वो 50 के 50 मेरे रिसीवेबल बैलेंस में ट्रांसलेट ना हुए, हो सकता है जेन्युइनली भी ना हुए हों, क्योंकि किसी ने पैसे दे दिए होंगे। पर क्या हमारा प्रोसीजर गलत है या डायरेक्शनल है? अच्छा, ये जो तुमने तीनों चीज़ें लिखी है ना, वो ये रही। पहला ये रहा, मैं लिख के लाया था, मैंने तुम्हें कहा था। सबसे पहले वापस से रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डेटा, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस टोटल टू। दूसरा क्या लिखा, और मैंने आपको इसके आगे एक और चीज लिखवाई थी, एंड इंस्पेक्ट फॉर द यूजुअल डेटर्स वेदर दे आर अपीयरिंग और नॉट। अच्छा, फिर हमने तीसरी चीज ये लिखी थी, और आगे क्या लिखेंगे, एंड ट्रेस इट टू द लिस्ट ऑफ डेटर्स, एंड ट्रेस इट टू द, यानी आप अब ट्रेस कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डेटर्स में वो मौजूद है
या नहीं है। ये सिर्फ सारे प्रोसीजर आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि क्या वो कस्टमर जो होना चाहिए था वो है या नहीं है। कितने प्रोसीजर हो गए कंप्लीटनेस पे? 3। ओके, मतलब लास्ट ईयर XYZ कस्टमर नहीं आ रहा है और इस साल आ रहा है लिस्ट में, तो वो ये लॉग से वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, देखो अगेन, इस साल जो आ रहा है वो तो नया ही होगा ना। हम तो कह रहे हैं वो नया कस्टमर जो होना चाहिए था वो भी आया या नहीं आया। देखें, आपने लास्ट ईयर को इस ईयर से कंपेयर किया, लास्ट ईयर वाले तो आ रहे थे, इस साल वाले भी आ रहे थे। हम तो कह रहे हैं इस साल वाले जो मजीद आए और जो आने चाहिए थे, ऐसा तो नहीं है वो मिस हो गए। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? कंप्लीटनेस पे। पहले ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे रिसीवेबल बैलेंसेस कंप्लीट है या नहीं है। अब इसका एक और बेहतरीन प्रोसीजर। अच्छा, अब कितने प्रोसीजर हो गए कंप्लीटनेस पे? 3। एक और कर लेते हैं, आ जाओ। हमने ये कहा कि आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। हमने लिख दिया सर ये आपका ईयर एंड है, सही है जी। सो वी आर रिलाइंग कंप्लीटली ऑन द लॉग। व्हाट इफ दे नेवर लॉग द न्यू कस्टमर। अच्छा, वो मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि सर हम रिलाई कर रहे हैं लॉग के ऊपर, और व्हाट इफ के वो कस्टमर ऑन बोर्ड ही नहीं हुआ होगा तो लॉग में भी नहीं आएगा। आपने टेस्टिंग नहीं की होगी? एक मिनट, आपने TOC किया होगा ना, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद ही रिलाई किया होगा, तभी आप वो लॉग वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर वो कंट्रोल ही फेल होता तो आप यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? तो आप रिलाई नहीं कर रहे। पहला तो प्रोसीजर ही यही है कि कंट्रोल पे रिलाई करूं या ना करूं। नहीं होता तो ये बात ही नहीं होती। क्लियर है? तो ये ऐसे ही थोड़ी ना पहले कंट्रोल सिखाए थे, वो तो सारी कहानी घुमा के यहां तक लाया हूं। ओके, यूजुअल कस्टमर ने अगर पेमेंट कर दी हो तो फिर तो नहीं आएगा ना। वो तो इस प्रोसीजर से कंप्लीटनेस कैसे एश्योर हुई? अनीब कह रहे हैं। अच्छा भाई, यूजुअल कस्टमर ने अगर पेमेंट कर दी होगी वो नहीं आएगा, वही तो मुझे पूछना है कि ये क्यों नहीं आ रहा। वो बोलेगा पेमेंट कर दी है, मैं बोलूंगा दिखा दे, बात खत्म। तो क्या मैंने प्रोसीजर गलत किया है या प्रोसीजर सही किया है? तो मैंने तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहा हूं ना, मेकिंग श्योर दैट कंप्लीट है या नहीं है। हाँ, तो मैं तो अपनी असेसमेंट के हिसाब से चल रहा हूं। हाँ, वो प्रूफ कर दे मुझे, तो मेरा तो मकसद ही यही था कि मैं ये चेक कर लूं कि कंप्लीट है या नहीं है। कल को कोई आगे बोलेगा तुमने कंप्लीटनेस पे क्या काम किया, तो हम बोलेंगे यार क्योंकि हो सकता था उसने पेमेंट कर दी होगी इसलिए मैंने उस पर काम ही नहीं किया। क्या ये प्ली ले सकते हो? ये एक्चुअली यू हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू वेरीफाई। यही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कंप्लीटनेस की। ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। मैनेजमेंट जितनी भी अच्छी हो, आपने क्या उसकी बातों पर रिलाय करना है या आपने खुद काम करना है? खुद काम करना है। तो कंप्लीटनेस के ओवरऑल कितने प्रोसीजर? 3 अब तक। पहला, लिस्ट ऑफ डेटर लेंगे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे टोटल को FS से। दूसरा, करंट ईयर की लिस्ट को प्रायर ईयर से कंपेयर करेंगे, इंस्पेक्ट फॉर यूजुअल डेटर्स, अनयूजुअल नहीं, यूजुअल डेटर्स। तीसरा, ऑब्टेन करेंगे लॉग ऑफ कस्टमर्स ऑनबोर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ट्रेस करेंगे कि वेदर दे आर अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स और नॉट। क्लियर है? कितने प्रोसीजर हो गए? 3 प्रोसीजर हो गए। चलें, लॉग ऑफ न्यू कस्टमर वाले प्रोसीजर से जो इस साल न्यू कस्टमर आए हैं ओनली उनकी कंप्लीटनेस वेरीफाई होगी। यस। अच्छा, जो पिछले साल वाले होते थे इस साल हैं, वो कब से वेरीफाई होगा? कंपैरिजन से। तो हम तो हर एंगल से कवर कर लिया ना। जो पिछले साल थे इस साल नहीं आ रहे, वो वहां से कवर हो गया। जो इस साल न्यू आए वो आ रहे नहीं आ रहे, वो वैसे कवर हो गया। तो हम तो दोनों टेंजेंट पे देख रहे हैं। पक्की बात है, हमने तो कोई एरिया नहीं लेफ्ट ओवर किया ना। हम तो बोल रहे हैं भाई हर एक तरीके से वेरीफाई करो क्या लिस्ट कंप्लीट है या नहीं है, बिकॉज वी आर मेकिंग श्योर दैट द रिसीवेबल्स अपीयरिंग इन द FS आर कंप्लीट और नॉट। क्लैरिटी है? चलें, अब एक आध सवाल। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस एंड ट्रेस देम टू द अकाउंट टू इंश्योर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। गलत। सिंस मैंने बोला ही नहीं है। से अगर कंट्रोल को ओवरराइड करके न्यू कस्टमर को ऑन बोर्ड ना किया हो तो वो कैसे पता लगेगा? अबे क्या बोल रहा है भाई? कस्टमर को ओवरराइड, कंट्रोल को ओवरराइड करके न्यू कस्टमर को ऑन बोर्ड ना किया होगा तो भाई मैनेजमेंट ओवरराइड तो कहीं भी हो सकता है ना। वो तो भाई जेई टेस्टिंग से पता लगता है। इसका यहां से क्या ताल्लुक है भाई? वो मतलब वो तो चलो लिंक तो कहीं से भी हो सकता है, लिंक तो कहीं से भी हो सकता है। वो कह रहा है ओवरराइड करके कस्टमर को लॉग से हटा दिया, नहीं चलो कर भी दिया तो तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो तुम प्रोसीजर नहीं करोगे।
करेंगे। अब वो बाद में कैसे डिटेक्ट होता है, उस पे होते हैं ITGC। क्या होते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूं, वैसे इसकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं जानी, मैं बता दूं। देखो वो कह रहा है लॉग गायब हो गया होगा, सही है। ITGC का मतलब होता है IT के जनरल कंट्रोल्स। IT इसका भी लॉग बना रहा होता है कि प्रोग्राम में किसने चेंजेस किए हैं, वो वहां से पकड़ा जाएगा। नहीं यही बात समझ, जिसने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं ना, वो IT जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग में पकड़ा जाएगा कि जो प्रोग्राम चेंजेस होते हैं वो वहां से डिटेक्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा IT वाला जाके पूछता है भाई ये क्या चेंज किया था, वो वहां पकड़ में आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के जनरल कंट्रोल को टेस्ट करने गए और वो बोलता है कि सिस्टम चेंजेस के लॉग नहीं बनते, मैं उसको ऑडिट ही नहीं करता। स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि वो क्या क्या सिस्टम में क्या क्या चेंज करता है आपको कभी पता ही नहीं लगेगा, इसीलिए हम उस कंपनी का ऑडिट नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज कर रही होती हैं बट EY नहीं करती, मना कर देते हैं कि इफ ITGCs आर नॉट इफेक्टिव, IT जनरल कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, तो हम ऑडिट ही नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के पास गया और मेरा IT वाला गया, उसने बोला सिस्टम चेंजेस का लॉग दे दो, उसने बोला बनता ही नहीं है। तो तुम मुझे बताओ इतने बड़े FS कहां कहां क्या क्या चेंज हुआ होगा, पता ही नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गई भाई। अच्छा स्कोप लिमिटेशन मुझे पता है नॉमिनल नेचर की है, परवेसिव कैसे भाई, नॉट रिलेट टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। अच्छा मैनेजमेंट कह रही है अल्लाह की कसम हमने कुछ नहीं किया, अनलेस प्रूवन, और अनलेस प्रूवन का मतलब है होने चाहिए थे लॉग। एक क्लाइंट आया था हमारे पास, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले साल ऑडिटर ने कहा था ITGC इफेक्टिव है, हम खत लिखते ना, अभी एथिक्स में सिखाया। अच्छा हमारे IT वाला घुसा उसमें, तो IT वाले को पता लगा कि भाई सिस्टम लॉग्स ही नहीं बनते। अच्छा तो अब हमने एक्सेप्ट तो कर लिया था, हमने रिजाइन कर दिया, विड्रॉ कर दिया। अच्छा रीजन क्या दिया होगा, ITGC इज इफेक्टिव। अच्छा SCCP हमसे पूछे अगर कि भाई आपने जो विड्रॉ किया है गलत किया है, हमने बोला भाई वी कैन नॉट ऑडिट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन द सिस्टम। मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैं कैसे मान लूं सही है। ये तो बात तो आगे बढ़ती ही तब है जब ITGC से इफेक्टिव हो, फिर स्पेसिफिक कंट्रोल्स आते हैं। ये तो बड़ा हाई लेवल है भाई। स्पेसिफिक कंट्रोल क्या है, क्रेडिट लिमिट ये बंदा कर रहा है ये नहीं कर रहा, वो स्पेसिफिक कंट्रोल है। ITGC जनरल कंट्रोल है, वही फारिग है। तो क्या छोटे कंट्रोल्स की बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो आई होप आपका सवाल जो है एड्रेस हो गया कि भाई अगर लॉग ही गायब हो जाए तो फिर ऑडिट ही क्यों कर रहे हो, फिर ये कंप्लीटनेस करेंगे, ये ऑडिट ही नहीं करना, ऑडिट ही नहीं करना, सही है। चलें ओके। शानी कह रहा हूँ अपने लिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम द सेल्स लेजर एंड रिकंसाइल इट विद द कंट्रोल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये ऊपर बताया था, बार बार क्यों लिख रहे हो जानू, हो गया ये इधर। चले अब एक एक करके आगे कर रहे हैं। आगे हमने कहा 31 दिसंबर 2024 हमारा ईयर एंड है। मैंने क्लाइंट को बोला कि आप मुझे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट दे दें। अच्छा सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट का मतलब यह है जनवरी, फेब, मार्च 2025 की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा क्यों, क्योंकि जब मैं ऑडिट करने जाता हूं मैं सबसे पहले क्लाइंट को बोलता हूं कि आपका कस्टमर किस अकाउंट में पैसे भेजता है। तो यूजुअली क्या हर जगह यही होता है कि रिसीट्स का अकाउंट अलग होता है कि भाई ये अकाउंट है जहां पे कस्टमर के पैसे गिरेंगे। मैंने आपको ये कैश एंड बैंक साइकिल में भी बताया था कि वो क्या करता है कि पूरी लिस्ट निकालता है रिसीट्स की और मैप करता है किस किस ने पैसे भेजे हैं, पूरा नहीं सिस्टम बनाता है वो। अच्छा अब आगे मैंने क्लाइंट को कहा कि भाई आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दें उन बैंक्स की जहां पे पैसे कस्टमर से आते हैं। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, फोकस होकर सुनना है तुम सबने। मैंने सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाई ईयर एंड के बाद की। सब्सिक्वेंट का मतलब ये है मैंने उसमें देखा 1 लाख रुपए गिर रहे हैं, सही है। मैंने पूछा क्लाइंट से जाके ये 1 लाख रुपए किस कस्टमर के हैं, उसने बोला देखो ना नाम आ रहा है उसका आगे आता है नरेशन में। अच्छा तो मैंने कहा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मैं लिस्ट ऑफ डेटर्स में क्या नहीं आ रहा। एक मिनट सुने, मैंने कहा क्यों भाई, बोला भाई यार ये मिस हो गया होगा। तो मैंने कहा जब साले तूने सेल ही नहीं बुक की तो रिसीवेबल नहीं बुक किया तो
तो पैसे कैसे दे रहे तेरे को? नहीं आई बात समझ? अच्छा लोग पता है क्या बोलते हैं इसको, आप आउटसाइड द बुक्स से बुक्स में आओ, आउटसाइड द बुक्स में आओ, यानी आप अपनी बुक्स की कंप्लीटनेस इंश्योर करना चाह रहे हो ना। मैंने तो आउटसाइड काम किया, और मैं ये कह रहा हूं कि भाई सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाई, उसमें 1 लाख रुपए आ रहे थे, XYZ लिमिटेड के थे, और मैं जब लिस्ट ऑफ डेटर में गया तो वो नहीं था। तो वो कह रहा है मुझे भाई हाँ ये मिस हो गया था, यानी इसका मतलब ये है कि कट ऑफ का इशू है। नहीं आई बात समझ? यानी इस साल की सेल अगले साल में हो रही है, तो इस साल का रिसीवेबल भी कम है, जबकि होना तो यानी वो तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है। मेरा रिस्क और बढ़ गया, मैं पता है क्या करूंगा, और सैंपल बढ़ा दूंगा, और भी निकल सकते हैं, ऐसा ही है। अब देखो अहमद भाई कह रहे हैं यहाँ पे फ्लोर टू शीट, भंगी ये क्या जमीन पे पड़ी हुई है? अबे कौन सिखाता है? मुझे को पता है यार, ये प्लीज खुदा के वास्ते ये नहीं लिखना। फ्लोर टू शीट का मतलब है कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसको शीट से मैच कर रहा हूँ। तो क्या ये बैंक स्टेटमेंट जमीन पे पड़ी थी? भंगी क्या लिख रहा है यार, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो यार। मतलब देखो मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करने वाली चीज़ है, इस पर काम करना है तमीज से। फ्लोर टू शीट क्या होता है यार? इंग्लिश में लिखो ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, ट्रेस सब्सिक्वेंट रिसीट्स एंड ट्रेस इट बैक टू दी लिस्ट ऑफ डेटर्स। नहीं आ रही समझ इंग्लिश, इसलिए लिख के आया हूं। ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑन अ सैंपल बेसिस सब्सिक्वेंट रिसीट्स एंड ट्रेस इट बैक टू द जनरल लेजर और लिस्ट ऑफ डेटर्स, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको आगे वाले को नहीं भी लिखो, यहां तक रखो बस। ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑन अ सैंपल बेसिस सब्सिक्वेंट रिसीट्स एंड ट्रेस इट बैक टू द जनरल लेजर। अच्छा मैं पूरी बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं देख रहा? टाइम थोड़ी ना होगा, हम तो सैंपल बेसिस पे करते हैं। अच्छा आपका सैंपल कट ऑफ वाला दोबारा बता दें। अच्छा भाई कट ऑफ वाले का मतलब ये था कि जब आपने ये देखा कि पैसे आए हैं ईयर एंड के बाद, ऐसा ही है, पर रिसीवेबल के अगेंस्ट में आए होंगे ना, अनलेस के कैश सेल हो, अनलेस के। तो हमने तो यही बोला था कि भाई डेटर्स किस अकाउंट में पैसे भेजते हैं। तो जब हमने पैसे देखे तो हमने बोला भाई इसका रिसीवेबल कहाँ बुक हुआ हुआ है, तो वो बुक होना चाहिए। हम जब लिस्ट ऑफ डेटर्स जाके देख रहे हैं तो उसमें है ही नहीं, वो बोल रहा है ये मिस हो गया था। तो मैंने कहा मिस हो गया था, इसका मतलब है कि आपका कट ऑफ एंड पीरियड 31 दिसंबर था, उस पर ये सेल्स बुक हो जानी चाहिए थी, आपने नहीं की, तो इसका मतलब है कंप्लीट है या नहीं है? ड्यू टू कट ऑफ इशू, ड्यू टू वो पता है क्या कर रहा है चौसी, वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा था। अच्छा मुझे लगता है मेरा रिस्क कम हो गया, बढ़ गया। तो आई थिंक अगर मैंने पहले 50 सैंपल किए थे, मैं 50 और ले लूंगा। तो गलत कर रहा है ना, कैश अकाउंटिंग किस पे होती है भंगी? अक्रूवल पे होती है ना, तो गलत कर रहा है। तो हम यही तो डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या उसने रिसीवेबल को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो यही तो मिस स्टेटमेंट है। वो बोल रहा पॉलिसी गलत हो गई, तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही तो वेरीफाई करते हैं। इफ आई बिलीव कंपनी अपने अकाउंट्स में लिखती है ना पॉलिसीज कि आवर पॉलिसी इज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अक्रूवल बेसिस व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आई थिंक सेटल्ड बिफोर द ईयर एंड एंड दे आर रिकॉर्डिंग इट, दिस इज अ नॉन कंप्लायंस of IFRS, and they are claiming that they have prepared financial statements in accordance with applicable financial reporting framework. But I think this is not the fact. This is a misstatement. And how you have identified misstatement? By performing audit procedures. That you are making sure that the receivable is complete or not. पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है जी। ये वो सेल्स में सीखेंगे ना। मैंने कट ऑफ का ये तो नहीं बोला मैं कट ऑफ कर रहा हूं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, अल्लाह की कसम नहीं बोला। कट ऑफ तो मैंने बोला ही नहीं कि मैं कट ऑफ कर रहा हूं, कट ऑफ टेस्टिंग तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, बड़ा अहम चीज बोल रहा हूं। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि कौन कह रहा है कि मैंने ये बोला है कि मैं कट ऑफ टेस्टिंग कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट रिसीट्स ले ली,
और देखा वो रिसीट का रिसीवेबल बुक हुआ है, इतना सा काम कर रहा हूँ। वेयर आई हैव सेड के मैं कट ऑफ टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये तो इन लोगों को पता भी नहीं है। क्लियर है? कट ऑफ टेस्टिंग तो मैं कर नहीं रहा, सही है। अच्छा, रयान कह रहे हैं कि सर मैनेजमेंट वेरीफाई करने के लिए कोई गलत अकाउंट की डिटेल्स दे दे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप कैश एंड बैंक में बैंक कंफर्मेशन नहीं भेजते, उनका अकाउंट नंबर नहीं आ रहा होगा। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, मैनेजमेंट ने गलत अकाउंट दे दिया, मुझे रिसीट नहीं दिखेगी ना, मैं बोलूँगा पूरा बैलेंस प्रोवाइड कर दे, पैसे आ ही नहीं रहे, उसका बाप भी सही अकाउंट देगा। सही है भाई, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, तो हम भी यहाँ पे बैठे हैं, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे ही गलत दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। सही ना, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसी नहीं कि बैंक अकाउंट ही गलत दे दे। हम भी प्रोसीजर करेंगे, हम जाके उसके स्क्रीन पे देखेंगे, वो जो बैंक स्टेटमेंट जनरेट करेगा लाइव होगी, तो वो हम चेक करेंगे। सही है, तो पहले इंसानों वाली चीज़ें सीख लो ना, कि वो फिर गलत दे दे तो क्या होगा, वो तो फ्रॉड है, वो तो फ्रॉड के जुमरे में आता है, वो तो वहाँ देखी हुई है चीज़ें कि भाई सस्पिशियस हो जाएगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, आप एक्सपीरियंस टीम मेंबर लेके आओगे, तो वो यही तो करते हैं फिर एक्सपीरियंस टीम मेंबर, कि हर एक चीज़ पे निगाहें होती हैं कि भाई फिर गलत ना हो कोई चीज़। क्लियर है? चलें, ओके। तो पहले ये बताओ, प्लीज़ सुनना प्लीज़ सुनना प्लीज़ सुनना, फोकस के साथ जानी, क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि हमने सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाई, उसमें से पैसे आते हुए देखे और देखा ये पैसे किस रिसीवेबल के हैं। अगर तो रिसीवेबल मौजूद है, इशू नहीं है, तो अगर इशू नहीं है तो प्रोसीजर क्यों किया? प्रोसीजर करेंगे चेक करने के लिए कि वाकई में मौजूद है या नहीं है। अच्छा, आपने 50 रिसीट उठाई, 50 की 50 मैच हो गई, सही है, अच्छी बात है यार, मतलब सही है। हम तो कह रहे थे कि हमें शक था, वो सही है, नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो क्या प्रोसीजर नहीं करोगे? प्रोसीजर करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब सर इस तरह तो फिर हम एस्टीमेट के प्रोसीजर को देख रहे हैं कि सब्सिक्वेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये एस्टीमेट कहाँ से आ गया? एस्टीमेट कहाँ से आ गया यहाँ पे? मुझे ये बात नहीं समझ आई, ना मैंने बात की, ना मैंने ऐसा कुछ कहा। अदीन, मैंने यहाँ पे एस्टीमेट की बात कब की है? मतलब आई हैवंट टॉक्ड अबाउट एस्टीमेट, मैंने इतनी सी भी बात नहीं की एस्टीमेट की। यहाँ पे एस्टीमेट आया कहाँ से? मैं सिंपल एक इतना सा प्यारा सा मासूम सा प्रोसीजर है, क्लाइंट के पास जाओ, बैंक स्टेटमेंट दे दो, आप बात की, उसमें अपने हिसाब से अपनी मन पसंदीदा कुछ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करो और देखो क्या उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिसीवेबल आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो क्या मसला है? कंप्लीटनेस का इशू है। तो आप बोलेंगे भाई इस सेल को जो तुमने आगे घसीटी थी तो पीछे ले आओ, आपका मकसद भी यही था, हाँ या नहीं? तो फिर एक और चीज़ होगी, बात से बात निकाल रहा हूँ जो यहाँ लिखी हुई भी नहीं है। जब आपको ये रिस्क आ गया ना, जब आपको ये रिस्क आ गया, अब आप क्लाइंट को बोलेंगे मुझे आप सेल्स बुक्ड नियर टू द पीरियड एंड के जीडीएन देते हैं। सही है? सेल्स बुक्ड, लिखो लिखो लिखो, सेल्स बुक्ड नियर टू द पीरियड एंड। प्रोवाइड GDN and inspect whether the relevant receivable is appearing in the ledger or not. रेलेवेंट रिसीवेबल का मतलब है जिस जीडीएन के अगेंस्ट में सेल्स बुक हुई है वो रिसीवेबल आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो इससे भी कंप्लीटनेस इंश्योर हो रही है? हाँ, पक्की बात है, क्योंकि भाई आपने जीडीएन देखे और आपने बोला भाई ये तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो चुकी है, इसका रिसीवेबल तो बुक होना चाहिए था, और अगर वो नहीं हुआ हुआ इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है। यस, बिल्कुल। पहले बताओ बात समझ आ रही है? चलें जी। अच्छा, अब सर इस तरह तो फिर हम एस्टीमेट के प्रोसीजर को देख के, अदीन आपका सवाल क्लियर हो गया? आपका सवाल बेसिकली मुझे नहीं समझ आया।
कट ऑफ मैंने इनको सिखाया नहीं है। अच्छा, और वैसे ही कट ऑफ का मतलब ये होता है कि सही साल की चीज़ सही साल में रिकॉर्ड हुई हुई हो। मतलब वैसे बता देता हूँ, खुलासा कर लेता हूँ, पहले भी बताई हुई है मैंने बात रिस्क में, अभी भी बता रहा हूँ। सही साल की चीज़ सही साल में रिकॉर्ड हुई हुई हो, तो इसका तरीका ये होता है ना कि आप ईयर एंड के पहले GDN उठाएं और बाद वाले उठा लें। बाद वाले GDN बाद में रिकॉर्ड होने चाहिए, पहले वाले GDN, तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि सही पीरियड में रिसीवेबल बुक हुआ है या नहीं हुआ। यही तो किया हमने यहाँ पे। आप क्लियर है भाई जी? वो जो कट ऑफ कह रहे थे ना, कि कट ऑफ का मतलब ये होता है कि ये कट ऑफ डेट है, इसके बाद की चीज़ें बाद में आनी चाहिए, पहले वाली पहले आनी चाहिए। हम भी तो यही कर रहे हैं कि ईयर एंड से पहले वाले GDN उठाए और देखा क्या यहीं पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं, और कुछ ईयर एंड के बाद वाले भी उठा लेना और देख लेना कि इधर तो रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, पर वो फिर कंप्लीटनेस टेस्ट नहीं होगा, एग्जिस्टेंस टेस्ट होगा। नहीं समझे? देखो कट ऑफ तो लिख लेते हैं हम, सही है, पर मैं आपको एक सोचने की सलाहियत दे रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं ना मैं बाद वाले GDN उठाऊं, बाद वाले ईयर एंड के जो बाद में बने वो यहां रिकॉर्ड तो नहीं हुए हुए, वो आप कंप्लीटनेस चेक नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो अकरेंस चेक, अकरेंस और एग्जिस्टेंस। कैसे? आप बोल रहे हो कि यार मैंने, देखो आपने 2 जनवरी का GDN उठाया और आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि कहीं वो यहां तो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। आप बोलो यहां तो रिकॉर्ड, मेरे अल्फाज सुने, यहां तो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, मतलब आप चाह रहे हो कि यहां ना हो। नहीं आ रही बात समझ? कंप्लीटनेस में उलट होता, आप चाहते हो कि हो और नहीं हुआ हो, इसमें उलट है, होना नहीं चाहिए था, हुआ हुआ है, तो ये कंप्लीटनेस टेस्ट नहीं हुआ ना। एग्जामिनर ने अगर ये पूछ लिया ना, बिला वजह के मार्क्स लूज होंगे। देखो वापस से एग्जामिनर आपको बोले कि ऑडिटर ने क्या किया, ईयर एंड के बाद वाले GDN उठाए और वो मैच कर रहा है कि ईयर एंड से पहले तो रिकॉर्ड नहीं हो गए, इज दिस द प्रोसीजर फॉर कंप्लीटनेस? एग्जिस्टेंस अकरेंस का टेस्ट चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही घुमाएगा। अब देखो इतनी बारीकियां हैं इसमें कि आपकी डायरेक्शन क्या है, यानी आप क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो अगर ईयर एंड के बाद वाले GDN उठा के मैं देख रहा हूं कि यहाँ होने हैं तो नहीं, यहाँ पे तो मेरा खुद देखो यही अल्फाज तो निकल रहे कि यहाँ है तो नहीं, मतलब आप चाह रहे हो कि ना हो। कंप्लीटनेस में आप कहते हो कि नहीं हो, होना चाहिए। इसमें आप कह रहे हो होगा बट होना, दोनों में फर्क समझ आता है। देखो वापस से कंप्लीटनेस में आप क्या कहते हो, नहीं है, और जो दूसरा टेस्ट मैंने बताया उसमें आप क्या कह रहे हो, है और होना नहीं चाहिए। तो दोनों में फर्क समझ आता है। तो कंप्लीटनेस में आपकी डायरेक्शन ये होती है, ये चेक करना है कि सारी चीजें यहां रिकॉर्ड हो गई, पर आप मेरे जितने भी प्रोसीजर्स में देखें सब में यही हो रहा है। आप ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि कोई चीज मिस तो नहीं हुई। और जो उलट चल रहे थे, जैसे बच्चे लिखते हैं कट ऑफ टेस्टिंग, कट ऑफ टेस्टिंग, कट ऑफ टेस्टिंग, यार मतलब कट ऑफ में आप ये देख रहे होते हो ये वाला तो सही है कि इस साल के GDN इधर रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए, भाई जो बाद वाला है कि बाद का GDN है वो यहां तो नहीं आ गया, ये कंप्लीटनेस का प्रोसीजर, तो फिर किसका है, एग्जिस्टेंस और अकरेंस का। हाँ तो ऑब्वियसली वो भी उससे कनेक्टेड है। क्लियर है? चलें ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्या बात समझ आती है, जल्दी से जानी। अच्छा मुस्तफा कह रहे हैं सर ये तो समझ आ गया, अब अकरेंस कह रहे हैं हाउ इट अफेक्ट्स एग्जिस्टेंस। देखो अकरेंस स्लैश एग्जिस्टेंस, क्योंकि जब अकरेंस आपने यानी रेवेन्यू बुक किया तो उसका दूसरा एग्जिस्टेंस आ गया ना, तो यानी रिपोर्टिंग डेट पे ईयर एंड पे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इसीलिए अकरेंस और एग्जिस्टेंस। तो पहले बताओ मुस्तफा जानी बात समझ आती है? राइटली क्वेश्चन बट ये था, ओके हाँ बिल्कुल पकड़ा जाएगा। इससे पहले बताओ जानी कंप्लीटनेस की बात समझ आती है? जल्दी से चलें जी, ओके। अब हमारे पास अगले 25 मिनट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग समय जाने वाले आगे का और बड़ा मजे का, प्लीज सुनना। अच्छा भाई एक और सवाल आ गया, कंप्लीटनेस में ट्रांजैक्शन इनकर हो चुकी होती है, ये वेरीफाई करते हैं कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन हो नहीं चुकी होती, ये भी हो सकता है कि हुई यानी रिकॉर्ड ही ना हुई हो, हम ये देख रहे होते रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। ये सर कंप्लीटनेस के लिए कंफर्मेशन भी तो सेंड कर सकते हैं ना। मेरा बच्चा, मैं फिर क्या कह रहा हूं, कंप्लीटनेस के लिए कंफर्मेशन तो तब भेजोगे ना जब बंदा मिले। अब इसमें से 10 लोग गायब हैं, किसको भेजोगे? क्या कंफर्मेशन इंश्योर्स कंप्लीटनेस? एग्जिस्टेंस के बंदा है या नहीं है। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को सही करो थोड़ा सा। आप बोल रहे हो मैं कंप्लीटनेस के लिए कंफर्मेशन भेज रहा हूं,
भाई कंप्लीट मतलब आपको तो पहले ये देखना है कि बंदा मौजूद है या नहीं है। एग्रीड। हाँ, इसके लिए आप ये कह सकते हो बैलेंसेस की कंप्लीटनेस के लिए सिर्फ एक ही प्रोसीजर होता है, अगर मैं आपको सिखा पाऊं, वो ये है कि एक डेटर का बैलेंस 0 आ रहा है, आपने उसको भी कंफर्मेशन भेज दी, ये मेक श्योर करने के लिए कि उसने कोई ट्रांजैक्शन की थी या नहीं की थी, इसका बिला वजह तो 0 नहीं आ रहा, यूजुअली आ रहा होता है। तो वो एक ही प्रोसीजर है, पर वो भी पहले तब आइडेंटिफाई तो हो जाए। पहले हमने तो पहले सबको लिस्ट में लेके आए ना, अब इसके बाद काम शुरू होगा। यानी अभी तक आप जब ऑडिट कर रहे हैं रिसीवेबल का, तो आपने सबसे पहले क्या किया? कंप्लीटनेस। आपने पहले ये चाहा कि सारे उड़ के यहाँ पे आ जाएं। पहले बताओ कंप्लीटनेस में कोई आवश्यकता? क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ क्लियर है, जल्दी से। जानी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटनेस पे बात की अभी हमने, सारे के सारे बच्चे जल्दी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो अब एक स्टेप आ गया। तो हमने कंप्लीटनेस पे ही लिखा है, कंप्लीटनेस पे ही लिखा है। देखो ऊपर हेडिंग क्या चल रही है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस पे ही लिखा है ये। चलें, ओके, ये तो हो गया हिसाब किताब किस चीज का? जानी कंप्लीटनेस का। अच्छा भाई, अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। अच्छा, इसमें हमारा एक चैप्टर आता है 505, चैप्टर आता है 50, वो पूरा आज मैं कवर करा दूंगा। यानी मैं तकरीबन आपको 4 से 5 चैप्टर सब्सटेंटिव में कराऊंगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है 505, यहीं से ही वो कवर होगा। क्योंकि मेरी ये पॉलिसी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई यार अलग से वो करेंगे। जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है, सिंपल। वो देखते हैं अभी। अच्छा, अब प्लीज सुनिएगा इधर फोकस के साथ, ये बड़ा अहम चीज है यहाँ पे। इधर अब आपको लिस्ट ऑफ डेटर मिल गए, सही है? आप पहले बात सुनेंगे, फिर हम रीड करेंगे। तुम्हारे लिए बना के लाए हैं, उधर सुनना। सबसे पहले मैंने कहा भाई ये लिस्ट ऑफ डेटर आ गए। अब मुझे मुसीबत ये है, ये चेक करना है कि क्या ये रिसीवेबल जेन्युइन है या नहीं है, यानी वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या। और दूसरा स्लैग बोल रहा हूं मैं इसका, प्लीज सुनना। वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन अकर हुई भी थी। ट्रांजैक्शन की अकरेंस जमा होते 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 बैलेंस बनता है, नहीं है बात समझ? ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं और होते 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 बैलेंस बनता है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि क्या वाकई में ये मौजूद है। तो इसका मतलब दूसरा ये ना कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये अकर हुई भी थी या नहीं हुई थी। दो बातें हो गई ना। एग्जिस्टेंस का मतलब है बंदा मौजूद है या। अच्छा, अगर बंदा मौजूद है तो फिर ये भी तो देख रहा हूं ना कि अकर होगी तो मौजूद होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं वैसे पूछूं तुमसे कि ज़्यादा ऑथेंटिक एविडेंस तो यही है ना कि जिसको बेचा है वही बोल दे कि हाँ भाई मैं ओन करता हूँ, पैसे देने हैं, हमारा रिसीवेबल है, उसका पेबल है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे अपने डेटर्स को कंफर्मेशन भेजनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन? पर विल दिस वेरीफाई द कंप्लीटनेस? इवन राइट, इवन वैल्यूएशन? नहीं है ये बात समझ? इवन राइट, तीन चीजें वेरीफाई होंगी एक प्रोसीजर से, कि कंफर्मेशन भेजोगे और कंफर्मेशन का जवाब आएगा तो वो आपके एग्जिस्टेंस को भी वेरीफाई करेगा कि वाकई कोई है। दूसरा राइट वैल्यूएशन, प्रॉपर्ली वैल्यूड भी है। क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी से जानी सारे बच्चे, जल्दी से। ओके, अब एक स्टेप आगे प्लीज सुनना। मैंने कहा जब कंफर्मेशन भेजने लगूंगा ना तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो चीजें क्या है? सुनना। सबसे पहले पार्टी का एड्रेस। अबे गलत जगह भेजोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा ना, हाँ या नहीं? नहीं आई बात समझ? भाई बात किससे करनी है? मैसेज किसी और को चला जाए? तुम नहीं समझ रहे, इधर सुनो। अच्छा समझें, तो ये नॉर्मल प्रोसेस भी है, ऑडिट प्रोसेस भी है। अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करो तो भी बात बनती है, ऑडिट से कनेक्ट करो तो भी बात बनती है। ऐसा ही है। चलें, ओके, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इधर तुम लोगों का, मेरा नहीं, इधर। अच्छा आगे सुनो प्लीज़। तो बचपन तो जो अब तो हम मिच्योर हो गए ना, अब तो हम तो कहानियाँ ही सुना सकते हैं ना।
तुम लोग तो प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई कर रहे हो। सही है, दिल्ली बच्चा है तेरा अभी तक। इधर अच्छा आगे प्लीज सुनना। अच्छा फोकस के साथ इधर। हमने ये कहा कि भाई अभी हम कंफर्मेशन भेजें, सबसे पहले हम एप्रोप्रिएट एड्रेस होना चाहिए उसका। ये कंफर्मेशन डिजाइन है बेसिकली। वो बोलता है कंफर्मेशन डिजाइन करते हुए क्या क्या सोचोगे भाई, एक तो एप्रोप्रिएट एड्रेस, और मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। एप्रोप्रिएट, मैं बताता हूं क्यों, सुनो। एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी का मतलब यह है कि एक बंदा वहां पे पेबल्स मैनेजर है, क्या वो इस लेवल पे है कि वो कम्युनिकेट कर पाए? यस। अच्छा आपने पता है कि लेट्स से आपने कंफर्मेशन भेजी और आपने एड्रेस कर दिया वहां पे हेड ऑफ एडमिन को, क्या वो जवाब दे पाएगा? क्या वो कैपेबिलिटी रखता है? क्या वो कैपेसिटी रखता है? क्या उसकी अथॉरिटी है? नहीं। आपने एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी देखनी है कि मैं किसको ये कंफर्मेशन एड्रेस करूं। अच्छा, और फिर आपने ये भी देखना होता है कि कौन सा अकाउंट बैलेंस है, कितना अकाउंट बैलेंस है, ये भी मेक श्योर कर लो। और आप कंफर्मेशन में ये भी लिखते हैं कि ये कंफर्मेशन डायरेक्ट मुझे आनी चाहिए। नहीं यही बात समझ, यानी उसने क्लाइंट को भेज दी, वो तुम्हें चेंज कर देगा, कुछ भी मैनिपुलेशन कर देगा, कितने देर लगती है टैंपर करने में रिकॉर्ड्स को। आप उसको बोलेंगे भाईजान आप ये कंफर्मेशन डायरेक्टली मुझे भेजेंगे। पहले बताओ कंफर्मेशन का डिजाइन समझ आया? क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी फ्रॉम द थर्ड पार्टी इज द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। क्योंकि कंपनी इंटरनली तो कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकती है, तो ज्यादा अच्छा एविडेंस क्या है? जो कंपनी के अंदर से मिलेगा, वहां से, एक्सटर्नल पार्टी से। एग्रीड है? देखो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ डेटर्स एंड सर्कुलेट। और देखो नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने, मेक श्योर दैट इट इज एड्रेस्ड टू एन एप्रोप्रिएट पार्टी हु इज नॉलेजेबल एंड रिस्पांसिबल फॉर रिलेटेड एड्रेस इज एप्रोप्रिएट अमाउंट रिटन इज। भाई आप भी करोगे तो यही करोगे यार, यही करोगे ना, सिंपल बात है, ये हो गया। चले अब आगे सुनना। ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट द सैंपल। सर व्हाई राइट द अमाउंट सेंड द ब्लैंक कंफर्मेशन? यू कैन आप अमाउंट नहीं लिखें, आप उसको बोलें आप बताएं कि आपको इस पार्टी को कितने। तो दो तरीके की कंफर्मेशन होती हैं, एक ब्लैंक एक रिटन। ब्लैंक भेजेंगे तो भी बता देगा, रिटन भेजेंगे तो भी बता देगा। ज्यादा अच्छी ब्लैंक होती है कि खाली भेजें ताकि वो खुद लिख के भेजे, क्योंकि देखें रिटन कंफर्मेशन जो आप लिख के भेजते हैं ना, उसमें एक टेम्पटेशन होती है कि बंदा बगैर देखे बोल देगा। तो ज्यादा अच्छी कौन सी है? ब्लैंक। पर हमने कहा कि भाई अमाउंट टू बी कंफर्म भी दिमाग में रखनी है। अच्छा सिद्रा कह रही है वाई ऑन सैंपल बेसिस। अगर मैं पीडीसीएल के डेटर्स की बात करूं ना मिलियंस में, तो फिर कंफर्मेशन यानी मैंने मिलियन खत बनाए, मिलियन पे स्टैंप लगे और मिलियन रिप्लाईज आए, यानी मैं पूरी फॉर्म को सिर्फ कंफर्मेशन पे लगा दूंगा। ऐसा नहीं है। तभी आप कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा राय आलिस कह रहे हैं कि सर ब्लैंक भेजेंगे तो वो रिप्लाई नहीं देता कभी कभी। तुमने कितनी भेजी है भाई? अब तुम फेसबुक पर किसी को डॉट डाल के भेजोगे तो वो रिप्लाई नहीं आएगा या गाली आएगी सामने से। कहने का मतलब ये है, प्लीज सुनना, कहने का मतलब ये है कि आप उसको लिखेंगे ना कुछ कि वी आर द ऑडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एंड इन कनेक्शन विद द ऑडिट वी रिक्वायर यू टू कंफर्म द बैलेंस दैट इज ड्यू टू XYZ लिमिटेड and this confirmation should be directed to us at this address। ये लिखते हैं उसके अंदर। क्या बोला मैंने इंग्लिश में? We are the auditor of XYZ Limited. You are requested to confirm the balance due to XYZ Limited and please reply at this address directly to us। बस ये लिख के देते हैं उसको। सही है? तो ये सारी चीज़ आपने उसको बतानी होती हैं। अच्छा खैर एनीवेज, हमने ये कहा कि आपने कंफर्मेशन के लिए, अच्छा लिस्ट ऑफ डेटर्स तो बहुत सारे थे, अब वो सैंपल सेलेक्ट करो। अच्छा सैम्पलिंग का चैप्टर हमने नहीं किया, पर उसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ। अच्छा आपको याद होगा मटीरियलिटी के अंदर हम एक मटीरियलिटी निकालते हैं, फिर उसका टॉलरेबल एरर निकालते हैं। अच्छा अब मैं तुमसे अगर ये कहूँ, प्लीज सुनना मेरी बात बच्चों, तुम भी सब तुम लोग बताओगे, मैंने टॉलरेबल एरर निकाला जो मटीरियलिटी का हाफ हो गया। अच्छा अब मैंने देखा मेरा रिसीवेबल में रिस्क ज़्यादा है,
तो मेरा जो टॉलरेबल एरर है मैं उस पर भी 50% लगा दूंगा। एक नीचे अमाउंट आएगी जिसको मैं कहता हूं टेस्टिंग थ्रेशोल्ड। क्या कहता हूं? यानी मैं ये कहूं, प्लीज सुनना मेरी बात बड़ी अहम है। अच्छा, आपका ओपिनियन कब चेंज होता है? जब मटीरियलिटी ऊपर निकल जाए। ऐसा ही है, आपने कहा आपने मटीरियलिटी का हाफ किया और उसका भी हाफ किया। आपने कहा मेरे रिसीवेबल के बैलेंस में, मेरे इस अमाउंट से ऊपर जितने भी रिसीवेबल होंगे मैं सबको कंफर्मेशन भेजूंगा। नहीं यही बात समझ? इस लोअर थ्रेशोल्ड, अच्छा मैंने लोअर थ्रेशोल्ड क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे रिस्क ज्यादा है, जिसको मैं कहता हूं टेस्टिंग थ्रेशोल्ड। मैं बोलता हूं इससे ऊपर जो है वो तो सब चेक करो ताकि वो एक बार लग जाए, ये सारे वेरीफाई हो गए, क्योंकि ये इंडिविजुअली मटेरियल थे, ये इंडिविजुअली। पहले बताओ ऑनलाइन में तो यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे प्लीज। हाँ अभी अभी देखते ना, पहले रिसीवेबल्स उठाए, मैंने मटीरियलिटी निकाली, मटीरियलिटी का हाफ किया, उसका भी हाफ किया और एलोकेट कर दिया कि ये वो थ्रेशोल्ड है जो इस अमाउंट से ऊपर जितने भी रिसीवेबल हुए सब चेक करूंगा, सबको कंफर्मेशन भेजूंगा। क्योंकि अगर इन सब के रिप्लाईज आ गए तो मैं ये बोलूंगा ये तो सेफ हो गए। एग्रीड? यानी इससे ऊपर के जितने भी थे सारे मैंने केटर कर लिए, उस पर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो भेजा है। जवाब आता है नहीं आता वो अलग बात है। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ एग्रीड है? जी भाई नहीं नहीं नहीं। अच्छा बता, पूछ। हाँ नहीं, इसका एक में सुने भाई, एक सवाल आया, एक ही ट्रांजैक्शन की 3-4 कंपनी एंट्री मार दे, इसका रिसीवेबल से क्या ताल्लुक है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपकी अकाउंटिंग थोड़ी हिली हुई है। सिंपल सिंपल सिंपल, 10 एंट्रियां मारो, 10 की 10 कहां जमा होंगी? रिसीवेबल में। आप ट्रांजैक्शन पे कंफर्मेशन भेज रहे हो बैलेंस पे, दैट बैलेंस इंक्लूड्स जो 1000 एंट्रीज दैट हैज बीन पार्क्ड इन एंटायर ईयर। बात समझ आई? 3-4 मारूं एंट्री, 5 मारूं, 6 मारूं, सब के सब कहां जमा हो रही हैं? आप कंफर्म क्या कर रहे हो? तो बैलेंस इंक्लूड्स एवरीथिंग। व्हाट इज द इशू? कंफर्मेशन में क्या भेजा है भाई? बैलेंस या ट्रांजैक्शन? बैलेंस के अंदर कितनी एंट्रीज हैं? सारी। क्या क्या इससे क्या लिंक है? एंट्री बात की मैंने, मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं। तो बैलेंस है, टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर है, मैं कंफर्मेशन भेजूंगा। अब वो बैलेंस 50 एंट्रीज का सम हो सकता है, तो 50 एंट्री वेरीफाई हो जाएंगी मेरी। बंदा तो एक ही है ना? क्लियर है? पक्की बात है? ओके। अच्छा सर वो कह रहा है कि स्पेसिफिक, तुझे पता है वो क्या कह रहा है भंगी? वो कह रहा है कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कैसे वेरीफाई करेंगे? डू यू नीड टू वेरीफाई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ रिसीवेबल? नहीं, डू यू नीड टू वेरीफाई और आर यू वैलिडेटिंग द बैलेंस? इफ यू नीड टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शन देन यू नीड टू ऑडिट सेल्स। सेल्स का ऑडिट अलग होगा ना। हम किस पे बात कर रहे हैं? रिसीवेबल पे। रिसीवेबल इज द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैज अकर्ड एंड नॉट क्लियर्ड। दैट हैज अकर्ड, मैं तो उसको कंफर्म कर रहा हूं। क्लियर है? ओके। फिर साहूकार बन रहे, वो ये कह रहा है भंगी सर अगर डिस्प्यूटेड डेटर्स हुए तो अभी कंफर्मेशन भेजी है या अभी तरतीब बना रहे हैं? अभी तरतीब बना रहे हैं, वो बोल रहा फट जाओ। अबे भाई मतलब कुछ तो पॉजिटिव रखो जिंदगी में भाई। अब मैं कह रहा हूं कि अभी तो कंफर्मेशन डिजाइन की है, भेजे में तुमने हाथ रख दिया हाथ पे, नहीं फड्डा होगा। ऐसी बात कर रहा है यार, मतलब कोशिश तो करने दो। नहीं मना करेगी, कोशिश तो करने दो भाई। इधर अजीब। हाँ सही है। अच्छा भाई चलें सुने, हमने मटीरियलिटी में सीखा है कि आप ये देखते हो कि यूज़र को कौन सा एरिया फैसिनेट करता है, उसको बेंचमार्क बनाते हो, एक परसेंटेज लगाते हो, आप बोलते हो ये यूज़र के लिए मटीरियल है।
इससे ऊपर जो भी मिसस्टेटमेंट्स होंगी मटेरियल कहलाएंगी। आप उसका लोअर लेवल थ्रेशोल्ड लगाते हो, यानी टॉलरेबल एरर निकालते हो, इससे ऊपर जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं उन सबको वेरीफाई करते हो। फिर उस स्पेसिफिक अकाउंट हेड के अंदर, उस स्पेसिफिक अकाउंट हेड के अंदर जितनी बैलेंसेज आ रहे हैं, मैंने कहा उसका भी एक थ्रेशोल्ड बना दिया मैंने। देखो अगर फॉर एग्जांपल मटीरियलिटी 1 मिलियन थी, उसका हाफ 5 लाख हो गया, उसका भी हाफ 2.5 लाख हो गया। मैं कह रहा हूं 2.5 लाख रुपए से ऊपर जितने भी डेटर्स हैं सबको कंफर्मेशन भेजूंगा, तो 2.5 लाख से ऊपर वाले सारे वेरीफाई हो जाएंगे। एग्रीड? मैं अपना रिस्क हैच कर रहा हूं कि कोई भी टॉलरेबल एरर से ऊपर ना जाए, और टॉलरेबल से ऊपर नहीं जाएगा तो मटीरियलिटी तक तो दूर की बात है। तो हमने तो ये सिपाही बिठाया ना यहाँ पे कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलें आगे सुने। अब हमने ये कहा कि टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर जितने भी रिसीवेबल, नहीं 2.5 लाख से ऊपर जितने भी हैं सबको कंफर्मेशन जाएगी। अच्छा अब हमने कहा जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये शकूर भाई आ रहे हैं, अच्छा गफूर आ रहा है, इसको जाएगी, बाजी, शब्बो, इन सबको जाएगी, सही है। अच्छा अब एक और बात प्लीज सुनना, जैसे समझाने के लिए तुम्हारे लिए बनाया है, कुछ ऐसे रिसीवेबल भी होंगे छोटे 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 बहुत सारे, किसी का 10,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे भी होंगे जो कि इसमें अभी अपीयर नहीं हो रहे, कलेक्टिवली भी आते हैं उस पर। अभी हमने कहा पहले सिग्निफिकेंट वंस को साइड में करो। किसको साइड में करो? जो आपके टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर है, हम भेजें उसको कंफर्मेशन। चलें ओके। अब मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक उठाओ, वो क्या होती है देखो लिख के लाया हूं मैं, जो कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। अच्छा लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आपको एजिंग से पता लगेगा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग को भेजनी है, रिलेटेड पार्टी को भेजनी है, रिस्क कम होता है, ज्यादा होता है। अच्छा जो नियर पीरियड एंड बुक हुआ है, चाहे फेक हो, फ्रॉड रिस्क को केटर करने के लिए। अच्छा विथ है ना, कि वो पता लग जाएगा कि भाई क्या ये वाकई में बंदा मौजूद है या नहीं है। यस तो अब पहले बताओ क्या बात समझ आती है, क्लैरिटी है। अच्छा अब प्लीज सुनना, कुछ बैलेंसेस टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर के, कुछ बैलेंसेस टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर के। फिर हमने कहा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले, वो क्या थे? लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, रिलेटेड पार्टी, नियर पीरियड एंड विद जीरो बैलेंसेस। अच्छा अब जो कुछ छोटे छोटे बच गए, कलेक्टिवली सैंपल लगाएंगे, रैंडम सैंपल, जिसमें ईच एंड एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट वंस मैंने बनाए, सबको कंफर्म किया, रिस्की को अलग किया, उसके बाद जो बच गए अनटेस्टेड कुछ भी नहीं है। तो बोलेगा सैंपल में तो अनटेस्टेड होता है, बोलेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, सैंपल के अंदर हर एक आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल था। दिस इज हाउ माई कंफर्मेशन हैज बीन डिजाइंड। अब ये लाइन से आपने कंफर्मेशन लिख ली, तैयारी कर ली और लोगों को भेज दी। पहले बताओ बात समझ आती है यहां तक? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से। अच्छा जीरो बैलेंस वाला मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई चीज खरीदी हो और हमने उसको रिकॉर्ड ना किया हो, तो जीरो बैलेंसेस यूजुअली होते नहीं हैं। और अगर आ रहा जीरो बैलेंस जो यूजुअली दिख रहा होता है, तो ये भी बेसिकली एक अमाउंट की ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस को इंश्योर करेगा, पर तब जब तुम पहले डेटा को जुमरे में ले आए, जीरो बैलेंस वाला जो पहले हमने किया था। क्लियर है? तो इसलिए कह रहा है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जीरो बैलेंस भी आ रहा है, बट वो इस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि वो बता दे भाई ऐसा तो नहीं है कि इसको सेल की हो और रिकॉर्ड नहीं की हो, किसी और में चिपका दी हो। इसीलिए हम किसको भेज रहे हैं? जीरो बैलेंस वाले को। एग्रीड है? जानिए बता दो, क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी सारे एक साथ कंफर्मेशन दो तो आगे चलें जल्दी, सारे बच्चे प्लीज। ओके वेरी गुड। अच्छा पहले बताओ, हमने एग्जिस्टेंस के लिए कंफर्मेशन भेजनी है, ऐसा ही है? सबको भेजें या टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले सारे? फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और जो बच गए उस पर रैंडम सैंपल लगा दिया। सही है जी? ओके यार मैंने कंफर्मेशन के नेगेटिव नहीं बताया ना अदीन, मैंने अभी नहीं बताया, वो उनको नहीं पता। आज मैं दूंगा 505 वो देखने के लिए, उसमें आ जाएगा वो जी। आपने जैसे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसकी अमाउंट भी छूटी है, अमाउंट छूटी है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें क्या करेंगे? भेजोगे? बिल्कुल। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग मीन्स लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। चलें अच्छा अब हम आ गए यहाँ पे, प्लीज यार ये बड़ी अहम चीज है, अभी तो देखो यूं है ये आगे, प्लीज सुनना। अच्छा अब हमने ये कहा कि आपने कंफर्मेशन भेज दी, अब कुछ सूरत हाल होंगी। अभी आपने देखना, अगर माँ बाप अभी 10 मिनट भी है तो एक्सटेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, प्लीज सुनना ताकि क्लोज करें। आपने
कंफर्मेशन भेजी, जवाब नहीं आया, तो मैंने इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर। जैसे आप लोग फेसबुक पे हे हाय डॉट डॉट डॉट, सही है, लिसन, हंस रहे हो तो पता है, हंस रहे हो तो पता है, चलें खैर, एनीवेज आपने कुछ लिखा, जवाब नहीं आया, हे हेलो सीन जोन, सही है, हाँ, नाइस पिक डियर, ये मतलब ये चलता है, ऐसे कह रहा हूँ मैं, चलो ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ये चल रहा होता है, तो यहाँ पे इसके साथ भी यही करना, हेलो भाई कंफर्मेशन इधर, चलें ओके, प्लीज सुनना। अभी सीन करके छोड़ेगा तो आगे है ना, इधर सुनो। अच्छा खैर, नो रिस्पॉन्स पे क्या जाएगा जल्दी बताओ? रिमाइंडर। अच्छा अगर रिस्पॉन्स आ गया और वो बैलेंस एग्री हो गया, तो इसका मतलब ये जानी कोई मसले वाली बात, खुशी है ना, उस पर एविडेंस मिल गया। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, तो एक और बता रहा, बोले डीपी में आप हैं क्वेश्चन मार्क। अच्छा इधर सुनो, सही कह तो सही रहा है वैसे ये इधर। अच्छा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है जब सामने से रिस्पॉन्स आया, देख लो यहाँ पे, सामने से रिस्पॉन्स आया तो वो मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। एक्सेप्शन का मतलब है, देखो 3 सिनेरियोज बना लो, या तो रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आ गया तो मैच हो गया, रिप्लाई आया बट मैच, उस मैच ना होने को एक्सेप्शन कहते हैं, उस मैच ना होने को एक्सेप्शन कहते हैं। अच्छा अब फिर मैं क्लाइंट से इंक्वायरी करता हूं कि भाई ये बता दे कि ये डिफरेंस क्यों है, फिर वो बताता है कि यार हमने गुड डिस्पैच कर लिए थे, उसको बाद में मिले। मैंने कहा जीडीएन दिखा दे इसका, सही है, तो इसने तो सही किया हुआ है ना, उसने कंफर्म कम किया है मुझे, यानी मैं कह रहा हूं मुझे 102 लेने, वो कह रहा है 100 पेएबल है, तो 2 रुपए के गुड उसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या वो गलत है? क्या हम गलत हैं? या कोई भी गलत नहीं है? अच्छा वो टाइमिंग डिफरेंस है कि हमने चीज भेज दी है, उसको रिसीव, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी? नहीं, हम यहां पे लिखेंगे देन, पक्की बात है। अच्छा अगर एक्चुअल में डिफरेंस आ गया, क्या बोलेंगे? सही करो, नहीं करता तो जमा करते रहेंगे, और जमा करते रहेंगे, और अगर मटीरियलिटी से ऊपर चला गया तो मॉडिफाइड, वो तो सीखा हुआ है, क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू वेरीफाई थिंग्स। अभी रिसीवेबल पे बात चल रही है, क्लियर है? अच्छा वापस से सर, कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जिसके बारे में मैनेजमेंट कहेगी कि इसको कंफर्मेशन ना भेजो, इससे हमारा डिस्प्यूट है, तो फिर आप देखते हो कि क्या उसकी रिक्वेस्ट वाजिब है या नहीं है, तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव होता है कि आप उसकी जीडीएन देख लेते हो, इनवॉइसेस देख लेते हो कि उसको हुई है या, और ये भी मेक श्योर करते हो कि उसको इस साल और मजीद तो सेल नहीं हुई, अगर डिस्प्यूट है तो भंगी भेजे क्यों जा रहा है उसको, तो रीजनेबलनेस देखते हो ना कि क्या उसकी रिक्वेस्ट रीजनेबल है या नहीं है। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है शानी? जल्दी बताओ। ओके आगे सुनो। अच्छा 3 चीजें जल्दी से, हाँ फोकस। पहला, रिप्लाई नहीं आया, दूसरा आ गया एग्री हो गया, तो कोई मसला है? एक्सेप्शन आई, टाइमिंग डिफरेंस था, कोई मसला नहीं है। अच्छा और अगर वाकई में डिफरेंस है तो मिस स्टेटमेंट, क्लियर है? अच्छा अब इधर देखें, हमने कहा फॉर अनकंफर्म बैलेंसेस, अनकंफर्म बैलेंसेस का मतलब क्या है? कौन सा केस है? पहला, हाँ पहला ही है ना, कि जिसमें रिप्लाई नहीं आया। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट एंड चेक। आप बोल लोगे सर पहले भी ये कराया था आपने सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, मैं बताता हूं तरीका अलग था। पहले बैंक स्टेटमेंट में से कुछ भी उठा के चेक करा था, रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ। अब क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि रिसीवेबल बैलेंस उठाया और बैंक स्टेटमेंट में जाके देखा कि क्लियर हुआ नहीं है, ये बात समझ, दो अलग है। पहले मैंने किया था बैंक स्टेटमेंट उठाई, उसमें बैलेंस उठाया और देखा रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये कंप्लीटनेस थी। अब मैं एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस पे क्या कर रहा हूं मैंने बैलेंस उठाया और फिर चेक किया कि बाद में क्लियर हो रहा है
या नहीं हो रहा? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो, वाइस वर्सा समझ आता है? पहले काम अलग था, ये काम अलग है, जल्दी बताओ, जल्दी से प्लीज। अच्छा अब आगे जल्दी से सुनना, ये काम जो हम कर रहे हैं, ये काम हम जो कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहा है। देखो अगर बैंक स्टेटमेंट में पैसे आते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो पैसे आ रहे हैं। सर डिस्पैच वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि पेबल तो उसके पास टोटल रिकॉर्ड होगा ना, टाइमिंग डिफरेंस कैसे? बेटा पेबल कैसे रिकॉर्ड होगा जब तक उसके पास गुड्स पहुंचे नहीं है, वो पेबल कैसे रिकॉर्ड करेगा? हाँ बिल्कुल, तो वो कैसे करेगा? अच्छा अब देखो, फिर जब कंप्लीटनेस मैंने कराया था आपको, तो कंप्लीटनेस में क्या कहा था? ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट उठाई, उसमें से रैंडम कोई भी, रैंडम बोल रहा हूं, रैंडम कोई भी रिसीट उठाई और देखा इसका रिसीवेबल बुक हुआ था, ये चेक कर रहा था कंप्लीटनेस। अब मैं उलट जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे रिसीवेबल्स रिकॉर्डेड हैं, बाद में देख रहा हूं क्या वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, पर ये काम किस पे कर रहा हूं मैं? वो जिसने बैलेंस कंफर्म। तो अब इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। क्या कहते हैं? यानी अलग तरीके से वेरीफाई करो क्योंकि सामने से जवाब नहीं आया। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे प्लीज बताओ, बात क्लियर है? अब हम वाइस वर्सा जा रहे हैं। अच्छा ओके, हमने कहा कि भाई अच्छा ये किस पे अप्लाई हो रहा है, जल्दी बताओ, जिन्होंने कंफर्म नहीं, और जिसने कंफर्म कर दिया, वेरी गुड, उसमें दो चीजें देखी। अच्छा अगर एक्सेप्शन थी तो टाइमिंग डिफरेंस था तो कोई इशू नहीं है, और तो मैं स्टेटमेंट है वो तो वैसे ही पकड़ में आ गई ना। मगर सर ये स्पेसिफिक हो गया ना, तो बेटा स्पेसिफिक ही करूंगा ना, जिसने कंफर्म कर दिया उसकी भी रिसीट चेक करूंगा। नहीं एक बात बताओ, क्यों? वो तो खुद कह दिया उसने मैं दूंगा पैसे, तो तुम्हें क्या मुसीबत है? ये वापस से यही काम करोगे। ऑल्टरनेटिव किस पे होता है? जिसने कंफर्म, क्योंकि तुम बैलेंस की ऑथेंटिसिटी देखना चाह रहे हो। एग्रीड है? चले अब आगे सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके बाद। अच्छा फिर मैंने कहा कि वो बैलेंसेस जिन्होंने कंफर्म नहीं किया या क्या क्लियर हुए, यानी एग्जाम्पल देता हूं, अगर बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है तो उसका मतलब पेमेंट हो गई है, तो फिर वो डेटर्स में क्यों शो रहा होगा? बेटा ईयर एंड के बाद है। लॉजिक देखें, लावा कह रही है कि सर बैंक स्टेटमेंट में आ रहा तो मतलब वो तो होगा ना, रिसीवेबल में कहां आ रहा होगा? अबे भाई ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट है, अगर ईयर एंड से पहले की होती तो रिसीवेबल में आ रहा होता। हम तो ये कह रहे हैं कि उस पर बम वाला साइन बना दिया बच्चे ने इधर। लावा बात समझ आ रही है? ये ईयर एंड के बाद वाली तफरीयां हैं, ईयर एंड से पहले होता तो ये मुसीबत काम ही नहीं कर रहे होते, वो तो रियलाइज हो चुका होता। क्लियर है? ओ सही सही कह रही हैं, ओके चलो सही है, ये भी हमारी गलती, हमने एक्सप्लेन गलत किया था शायद इधर, प्लीज। अच्छा भाई दूसरा, अब सुने, मैंने कहा आपने रिसीवेबल्स को कंफर्मेशन भेजी, साथ साथ कुछ का रिप्लाई आया, कुछ का रिप्लाई। अच्छा हमें ऑल्टरनेटिव किस पे करने जिसका रिप्लाई? वेरी गुड। अच्छा फिर मैंने कहा अब ये बड़ी अहम बात है सुनना, आपका रिसीवेबल एक इनवॉइस का सम होता है या 50 का भी हो सकता है? अच्छा ये बड़ी प्लीज सुनना, ये बड़ा अहम बात है, प्लीज सुनना, ये बड़ी अहम बात है। आपका रिसीवेबल 50 इनवॉइस का भी सम हो सकता है उस 50 में से 30 क्लियर हुई हूं, सब्सिक्वेंट 20 नहीं हुई, तो अभी तक आपकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं हुई है बाकियों की। उस बाकी के ऊपर आप करते हैं इनवॉइस टेस्टिंग। क्या कहते हैं? अच्छा इनवॉइस टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप इस बात को समझना, इनवॉइस कितनी बोली मैंने? 50, 30 क्लियर हो गई। अच्छा पर यह बात श्योर है कि उसने कंफर्म नहीं किया, अबे कंफर्म कर ले तो 50 की 50 वेरीफाई हो जाती, तो वो तो वैसे ही वेरीफाई हो जाती। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर 50 इनवॉइस थी, 30 क्लियर हो गई, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में बची कितनी? अच्छा तो 20 पे सबूत अब तक नहीं मिला। एग्रीड है? अच्छा ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहां तक साथ, तो 20 पे सबूत अब तक नहीं मिला। जल्दी से सारे के सारे बच्चे प्लीज सुनो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ओके गुड, हमें यह पता लग गया कि भाई 20 इनवॉइसेस अभी भी बाकी हैं। मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा ये इस पे सैंपल नहीं करोगे वरना सैंपल पे सैंपल हो जाएगा। ऑलरेडी चसियो तुम सैंपल करके बैठो, बच्चे क्या लिखते हैं बेवकूफ, लिखते हैं सैंपल ऑफ इनवॉइसेस। अबे भाई तू ऑलरेडी सैंपल पे बैठा हुआ, उसको पूरा वेरीफाई करना है। अच्छा 20 इनवॉइसेस तुम बोलोगे ये मिस्टर XYZ है, ये 20 इनवॉइसेस के GDN दिखा दे।
ताकि मुझे ये शक जो था वो खत्म हो जाए कि एग्जिस्ट कर रहा है या राइट भी वेरीफाई हो जाएगा, अकरेंस भी, वैल्यूएशन भी। नहीं यही बात समझ हो गई ना, वैल्यूएशन भी। अच्छा वेरी गुड, सवाल देखिए सर, सामने वाले से कंफर्म करूंगा ज्यादा बेटर है। जस्सी जवाब नहीं दे रहा, वो बंगी जवाब नहीं दे रहा, वो मैं बोलूं प्लीज बताओ ना, मैं बोलूं मैं फरजान को भेज रहा हूं प्लीज बताओ ना, बंगी जवाब नहीं दे रहा, तभी तो ये किया है। बोले सो सामने वाला बता तो ज्यादा अच्छा है। भंगी कौन सी चरस लगाई है? अभी ऊपर लिखा हुआ है फॉर अनकंफर्म बैलेंसेस। क्लियर है? सही है, ओके चलें। अच्छा भाई प्लीज सुनना। अच्छा भाई सर, जिन डेटर्स ने, यार सुनो सुनो, एक निम्रा का सवाल आया सर, जिन डेटर्स ने बैलेंस कंफर्म कर दिया तो उनकी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस नहीं देखनी चाहिए क्या? बिकॉज हो सकता है वो झूठ बोलना, ऐसे तो पूरी दुनिया झूठी है। वो कह रही है, देखो आप, वो कह रही है कि सर ऐसे तो हो सकता है वो झूठ कह रहा हो, ऐसे तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं। भाई किसी पे तो रिलाई करना है ना। अच्छा अब एक और चीज, ये मैं आपको बता देता हूं, प्लीज सुनो, ये मैं बता देता हूं आपको, मैं आपको वो सिचुएशन भी बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाज़ औक़ात जो आपको रिप्लाई आता है ना, ऐसे मैंने 2-3 केसेस पकड़े हैं, वो बोलता है कि देखो रिस्पॉन्स रिलायबल है या नहीं है। अच्छा कैसे? आपने भेजा था मिस्टर ए को, रिप्लाई कर रहा है मिस्टर बी, तो आप बोलोगे भाई ये क्या चक्कर है, भेजा किसी को जवाब कोई और दे रहा है, यानी आपने हे किसी को लिखा, जवाब किसी और का आ रहा है। कहने का मतलब ये है, मतलब आपने उसकी फ्रेंड को कहा कि आप प्लीज बात करा दो, मुझे निकाह करना है, तो वो बोल रही मुझसे ही कर लो। तो कहने का मतलब ये कि अलग है ना। सुनो, अच्छा आप पहले बात समझिएगा, वो कह रही है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात समझिए प्लीज, हाँ यार एक बड़ी अहम बात है, सुनो इसको क्लोज करना है। इधर देखो, ये तब आप सब्सिक्वेंट रिसीट चेक करते हो जब आपको ना रिस्पॉन्स पे डाउट हो जाए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, पर हाँ रिस्पॉन्स पे डाउट कब होता है? जब आपको लगे कि वो टेम्पर हुआ है। आपके पास कंफर्मेशन का रिप्लाई आया, अच्छा आपने भेजी थी लाहौर में कंफर्मेशन, लाहौर में क्लाइंट है, कस्टमर है, उसका जो मैं वजह से बता रहा हूँ, मैंने जो ये किया हुआ है ना, ये कंफर्मेशन का रिप्लाई आया, जब पेज हमने निकाला फुल गरम पेज हो रहा, अभी अभी ऐसा लग रहा कि अभी अभी प्रिंट निकला हुआ है। अच्छा मैंने बोला अबे यार, मैं अच्छा बच्चा मुझे लाके देखा बैलेंस कंफर्म हो गया। अभी मैंने कहा मेरी बात सुन। अच्छा मैंने इंक पे यूं किया ना, तो वो ब्लू इंक मतलब लगी हाथ पे, तो मैंने कहा भाई ये तो इतना ताज़ा ताज़ा अभी फौरन लाहौर से आया है, बिल्कुल ताज़ा पक के, और ये कौन लेके आया है बिल्कुल एकदम फ्रेश। अच्छा सुनो, अब बोलते यार सही, तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा तभी तो फ़र्क है तुम में और मुझ में, यही तो फ़र्क है इधर। तो कहने का मतलब है कंफर्मेशन रिस्पॉन्स कभी कभी अनरिलायबल भी होते हैं, तो उसके ऊपर क्या फिर तुम कंफर्मेशन पे रिलाई करोगे, बट प्राइमरीली रिलाई करना होता है, अनलेस अदरवाइज कि तुम्हें ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस दिख जाए। सही है, उस केस में आप कर सकते हैं। सही है जी, चलें पहले बताओ जानी, बात समझ आती है जल्दी से? आपके पास जल्दी रिप्लाई आ गया होगा। देखो हमें मैसेज करने की नीड ही नहीं पड़ी कभी। सही है, इधर चलें। हम तो डायरेक्ट ड्राइंग बनवाते थे ना, बताया तो था, हमारा तो शुरुआत ही ऐसे होती थी, प्लीज़ वो मिकी माउस बना दें, तो हमें सामने बिठा के बना देती थी। इधर चलो, इधर प्लीज़ सुनना। अच्छा यार प्लीज़ देख लो पहले ये, अबे वो भंगी तुम लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे हो? इधर एक मिनट रुक जा। अच्छा प्लीज सुनो, फॉर बैलेंसेस दैट आर नॉट कंफर्म्ड और पार्शियली क्लियर्ड, परफॉर्म सच एज ऑब्टेन इनवॉइसेस व्हिच मेक्स अप द रिसीवेबल। ये बात समझ आ रही है? व्हिच मेक्स अप द रिसीवेबल मतलब 20, मेरी एग्जांपल वाली, तो 30 कहां गई? क्लियर हो गई। अच्छा 50 की 50 क्लियर नहीं हुई होती, 50 की इनवॉइस टेस्टिंग होती। चले आगे सुने, एंड इंस्पेक्ट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज, सही है, दिस विल इंश्योर, पक्की बात है। अच्छा प्लीज सुनना है अभी इधर। अब हमने कहा जब ये हो गया आपके पास, इसके बाद खत्म करते हैं ना इसको, ताकि ये वाली कहानी जिंदगी से निकले। मैंने कहा चलो ये तो आपने सारे काम, अच्छा अब एक वैसे बात बताओ जिस पे हमने कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई आ गया, तुम लोगों ने बताना है कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई, कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई। अच्छा जिस पे कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया, फिर देखेंगे सब्सिक्वेंट क्लियर होता है, पहले सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करनी है, इनवॉइस टेस्टिंग पे डायरेक्ट। अच्छा सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक की, कुछ की हुई कुछ की, अच्छा फिर जिसकी नहीं हुई इस पे क्या परफॉर्म किया? अच्छा फिर इनवॉइस टेस्टिंग में भी कुछ इनवॉइसेस नहीं मिली, वो क्या कहलाएगी? मिस स्टेटमेंट। वो क्या कहलाएगी? अच्छा जब वो
मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या सारी मिस स्टेटमेंट्स जमा होती रहेंगी? यानी सर आप ये कह रहे हैं कि जो कंफर्मेशन का डिफरेंस आया था, जो जेन्युइन डिफरेंस, वो भी मिस स्टेटमेंट, और जो इनवॉइस टेस्टिंग में पकड़ी गई सबको मिला के देखोगे कि क्या मटेरियल है। पहले बताओ समझ आया कि वहाँ पे कैसे जाते थे? वो जो लिखा हुआ होता था ऑडिटर ने इतने के रिसीवेबल ओवर स्टेटेड देखे हैं, तो वो ऐसे आते थे कि यहाँ से वो वर्कआउट कर करके एक एक करके जमा करता है। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है, कनेक्ट होते हो? तो वो रिपोर्ट का एरिया था जिसमें तुम्हें टोटल बता दिया गया था कि भाई ये आ रहा, यहाँ पे हम वेरीफाई करके निकालते हैं वो चीज़। अच्छा आपने कहा भाई एक तो सामने वाले ने कंफर्म तो कर दिया, क्या उसकी औकात भी है पे करने की? कंफर्म तो कर रहा है वो, मान लिया कर रहा है, पर भाई अभी अगर वो 1 साल से पैसे नहीं दे रहा तो अब क्या देगा? तो कंफर्मेशन से एग्जिस्टेंस, राइट और वैल्यूएशन किसी हद तक वेरीफाई हो गई थी, पर एजिंग पे भी नजर घुमा लो तो मैंने देखो लिखा हुआ है ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर अबाउट एंड असेस वेदर द एप्रोप्रिएट प्रोविजन हैज बीन बुक्ड। और अच्छा इसमें तुम ही देख के बताओगे, इतने ऑडिटर दिमाग तो हो गया है। अच्छा टोटल रिसीवेबल आ रहा है 8424, यही आ रहा था। अच्छा इसमें से आप मुझे बताएं किन किन को लाजमी प्रोवाइड हो जाना चाहिए? गफूर बाजी और बेबो आंटी, ये और ये, इस पे तुम क्यों कह रहे होना चाहिए? ये भी है, वो सबसे ज्यादा इसका ही है भाई इधर। अच्छा हम तो अमीर लोग हैं, ARM का तो आ ही नहीं रहा। मालिक इधर सुनो। अच्छा तो अच्छा पहले मुझे बताओ, अब देखो तुम्हें असेसमेंट सिखाई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होती है, पहले बताओ देख के समझ आया? अच्छा आप क्लाइंट के पास जाओगे, आप बोलोगे यार आपने कोई प्रोविजन किया, वो बोलेगा नीड ही नहीं है, आप क्या बोलोगे? 1 साल से नहीं दे रहे, इस पे प्रोविजन कहाँ है? बोलेगा हाँ यार इस पे बनाया नहीं है, तो बोले कर ले भाई प्रोविजन बुक। बात समझ आ रही है? और यही वो लोग होते हैं जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग में होते हैं, जिससे डेटर डेज ज़्यादा हो रहे होते हैं, वो अक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। जब आपने वैल्यूएशन देख ली तो क्या आप अब ऑल टुगेदर वैल्यूएशन को देखने के बाद ये देखोगे क्या वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट हुए हुए हैं, एज पर IFRS हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए? बस इतनी सी बात थी। ये अच्छा पहले वैसे एक बात बता दो, दिस वॉज द फर्स्ट क्लास ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैं वैसे ही तुमसे एज अ बड़ा भाई, एज अ फीडबैक, क्या तुम्हें मजा आया इसमें? पक्की बात है। यानी देखो ये रियल गेम चेंजर है, वैसे बच्चा इसमें बोर होता है, तो हमने कोशिश की कि यार हम उसको प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टेड रखें, और आई होप आपको इसमें अब इतना कुछ याद करने की नीड नहीं होगी। तो मतलब अब आप इसको दिमाग में क्लियर रखें और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्लियर होता रहेगा इंशाल्लाह। क्लियर है जी? चलें, अच्छा था, बेहतरीन है। चलो मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। कल भी सुबह है। चलें जी, थैंक यू।